हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। चलिए आज के इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हर चैप्टर को शुरू करने से पहले एक कोटेशन हमारे पास होता है, वो जो हमें मोटिवेट करता है चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है जी। ये नोट्स जो आप देख रहे हैं, ये कॉमर्स पाठशाला के एक्सक्लूसिव नोट्स हैं। तो इस नोट्स के चैप्टर नंबर 1 में जिनके पास है वो खोल लेंगे अपने नोट्स और उसके साथ साथ कैरी ऑन करेंगे, मार्किंग्स करेंगे। जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो के साथ साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। मतलब इनिशियली एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल और हार्ड इनिशियली, बट यू स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग योर एफर्ट्स और यू आर गोइंग विद द फ्लो। यू थिंक और यू बिलीव, यू कन्विंस योरसेल्फ, यस दैट इज पॉसिबल। तो समय के साथ साथ हमें सारी की सारी चीजें पॉसिबल लगने लग जाती है, बट इनिशियल सारी चीजें, ज्यादातर चीजें हमें बहुत हार्ड, टफ या इम्पॉसिबल लगती हैं। ये कोटेशन मोटिवेशन हमें फैक्ट दिया नेल्सन मंडेला ने। आपको बताना है नेल्सन मंडेला कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो हम लोग आज की इस वीडियो के शुरुआत में ही उनको कितना रिकॉग्निशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे टॉपिक्स तो भी कवर्ड है, तो मोटे मोटे अपने पास इस चैप्टर में 4 ही टॉपिक है, 1 2 3 4, जो हमें कवर करने हैं। एज पर योर ऑफिशियल सिलेबस बाय सीबीएसई हमारे पास यही 4 सिलेबस हैं। सिलेबस बोल रहा हूँ, हमारे पास ये 4 टॉपिक हैं। ये 4 टॉपिक ही हमको कवर करने हैं एंड चैप्टर इज डन। ये चैप्टर बहुत ही बेसिक छोटा चैप्टर है, लेकिन येट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहला चैप्टर फर्स्ट टर्म में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था और अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे से कवर करते हैं, सो डेट कोई भी चीज मिस ना हो जाए। Now starting with management, concept of management. Now what is management? You might be thinking what is management, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। नाउ देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट डेफिनेशंस, की जो डिफाइन ऑलरेडी हो रखा है किसके द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, एक सेट मीनिंग। डेफिनेशन मीन्स एक सेट मीनिंग जो कि एक्सपर्ट्स ने दी थी। एक्सपर्ट ने अपनी एनालिसिस, अपनी पीओवी, अपनी समझ से दी है, उसको डेफिनेशन बोलते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो जब भी आपसे एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप ये पुट ऑन करेंगे, मीनिंग पूछी जाएगी तो यू कैन क्रिएट बाय योरसेल्फ द मीनिंग और यू कैन गो विद द फ्लो व्हाट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज। ठीक है। तो डेफिनेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी रिटर्न है बाय एक्सपर्ट, बेसिकली उनके एनालिसिस की वजह से ऑब्वियसली। तो देखो, व्हाट इज मैनेजमेंट? Management is the process of designing and maintaining an environment where individuals work together in groups to achieve goals effectively and efficiently. Efficiently and effectively. तो यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला दूसरा, इनके बारे में अभी बात करते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या पॉइंट है अपने जो की मार्किंग है, तो मैंने उन्हें पहले से ही बोल्ड कर रखा है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। तो मतलब हमें सबसे पहले उस एनवायरमेंट को डिजाइन करना है। बेटा डिजाइन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट, है ना, यू हैव टू बिल्ड दैट एनवायरमेंट। तो आपको क्रिएट, बिल्ड या आप जो भी बोलते हो उसको एक तरीके से स्टार्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज जब स्टार्ट हो जाएगी देन उसके बाद आपको उसको मेंटेन भी करना है। मीन्स बिल्ड करने के बाद, मेंटेन का मतलब क्या है, कीप द फर्म इंटैक्ट। मतलब जैसा बनाया गया है उसे वैसे ही रखना आपकी जिम्मेदारी है। एंड ऑल्सो बेटरमेंट, आपको उसका बेटरमेंट भी करना है। मतलब आप उसको बेटर कर सकते हैं बट आपकी जिम्मेदारी है वो चीज तबाह ना हो। ठीक है। वेयर, ये कैसा एनवायरमेंट है जहां पे इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, मतलब ग्रुप एक्टिविटी, जहां पे सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे एक दूसरे की सहायता करते हुए इन ग्रुप्स टू अचीव गोल्स। किस लिए करेंगे काम, टू अचीव गोल्स। ठीक है। एक गोल सेट होगा, उसको पूरा करने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये दोनों टर्म्स पे अभी हम लोग आएंगे, बट अभी के लिए हमने ऐसा समझा कि हमें एक ऐसा एनवायरमेंट डिजाइन करना है, मतलब बनाना है, और उसे मेंटेन करना है, मतलब वैसा का वैसा ही सेम टू सेम रखना है। और उस एनवायरमेंट में होगा क्या, उस एनवायरमेंट में बेसिकली इंडिविजुअल्स काम करेंगे ग्रुप में एक गोल के लिए, और वो गोल को कंप्लीट हम लोग करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है जी। चलो यहां तक तो डेफिनेशन हमने मैनेजमेंट की समझी, जो एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब फेमस थिंकर की डेफिनेशन भी यहाँ पे दी हुई, ये तो जनरल डेफिनेशन थी। दिस वन यू कैन रिमेंबर एंड यूज इन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे राइटर वाइज है, तो इसके अंदर से आप किसी भी एक राइटर की याद कर सकते हैं। वैसे मेरा तो ये कहना है कि आप सबकी याद करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सबसे पहले हमारे पास हार्डनेट कोड्स की है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, अच्छा, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली
अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। तो बेसिकली हमने ऊपर जो बात पढ़ी वो भी तो यही थी। हाँ, इसलिए मैंने बोला ये क्या है, एक जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म है, मिलती जुलती है राइटर वाली से, इसलिए मैंने बोला आप इसको पुट ऑन कर सकते हो एग्जाम में। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इजी करने की कोशिश करी है सो दैट आपको याद हो जाए। हालांकि 99% तक डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, तो आप ये वाली भी याद कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ये थोड़ी एक्सप्लेनेटरी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों मैंने इंक्लूड कर दी है। इसके अंदर वो चीज नहीं है, खाली एफिशिएंसी है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे हार्नोट्स, मतलब बेसिकली हार्नोट्स कुंट्स ने क्या बोला कि ये एक डिजाइनिंग और मेंटेनिंग प्रोसेस है जो हम लोग समझ चुके हैं। किसकी डिजाइनिंग और प्रोसेसिंग करनी है हमको या मेंटेनिंग करनी है? एनवायरनमेंट की, जहाँ पे इंडिविजुअल काम करेंगे ग्रुप्स में एफिशिएंटली। तो हार्नोट्स ने इफेक्टिवनेस को अपने डेफिनेशन में नहीं रखा, ये बात आपको याद रखनी है बेटा। इफेक्टिवनेस को अपनी डेफिनेशन में इसने नहीं रखा, इसने खाली एफिशिएंसी को रखा। एफिशिएंसी अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स, एम्स मतलब वही टारगेट हमारे। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ टारगेट होंगे, उस टारगेट के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे, उसे मेंटेन करेंगे। उस सिस्टम का नाम होगा एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट में लोग काम करेंगे ग्रुप्स में, ताकि अपने दिए गए टारगेट को वो एफिशिएंटली कवर कर पाए। ठीक है, रॉबर्ट ने क्या बोला भाई? मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस टू कोऑर्डिनेट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे इन्होंने देखो स्पेशली बोला है दोनों के बारे में, इफेक्टिवनेस एंड एज वेल एज एफिशिएंसी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रॉबर्ट ऐसे इंसान थे जिन्होंने दोनों के ऊपर फोकस करा। हार्नोट एंड कुंट्स ऐसे इंसान थे जिन्होंने बेसिकली फोकस किया केवल एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटी कौन सी? सर पहला प्लानिंग हो गया, मतलब मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग एज पर रॉबर्ट। तो और ये डेफिनेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है। और स्पेशल बात और अच्छी बात इनकी डेफिनेशन की ये है कि इन्हीं की डेफिनेशन के हिसाब से आपके चैप्टर भी क्रिएटेड है। अगला चैप्टर हमारे पास जैसे प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, इनमें से तीनों तो चैप्टर के नए हैं आपके, एक्चुएटिंग नहीं है, बट कोई बात नहीं, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपको सबसे पहले प्लान करना है कि हमें क्या काम करना है, आपको उसका सबसे पहले प्लान करना पड़ेगा। फिर उस प्लान के बाद आपको चीजें उसके लिए ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, बेसिकली चीजों को सही जगह लगाना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुएटिंग, मतलब आपने अभी तक जो भी कागज पे प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया, उसके बाद उस चीज को एक्चुअली में परफॉर्म भी करना पड़ेगा। उसके बाद जब सब कुछ आपने कर लिया तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट आए। तो इसके लिए आप कंट्रोलिंग करेंगे। जैसे मैंने किसी मिस्टर ए को काम दिया कोई, और उसने वो काम, मैंने बोला कि 8 घंटे में कवर करना है, और उसने उसके लिए 8.5 घंटे लगा दिए। देन आई विल लुक इनटू द मैटर और फाइंड करूंगा कि 8.5 घंटे में आधा घंटा जो है वो एक्स्ट्रा क्यों लगा। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और उसके लिए फिर मैं करेक्टिव मेजर लूंगा ताकि ये आधा घंटा जो है वो कम हो जाए। ओके, ऑपरेशंस कंट्रोलिंग, हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगे। देखो सब कुछ बात किसके बारे में करेगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, चारों बातें करी गई ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन क्या होते हैं सर? ऑपरेशन इज नथिंग बट योर वर्क और आपका एम या टारगेट। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन। मतलब एम और टारगेट कंप्लीट कैसे होगा? वर्क करने से, है ना। तो ये उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, टू कोऑर्डिनेट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? समन्वय। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मतलब जो दो लोग काम कर रहे हैं, मिस्टर ए एंड बी, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मिस्टर ए का काम जब खत्म होगा तो बी का शुरू होगा, तो इन दोनों को ये बात पता होनी चाहिए और इनको काम इस तरह से कंप्लीट करना चाहिए कि मिस्टर ए का काम जब खत्म हो तो मिस्टर बी काम पे लग जाए, लेकिन मिस्टर बी खाली भी ना बैठे पूरे दिन, है ना। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन भी सिखाऊंगा मैं कि ये चीज कैसे होती है। तो इन्होंने एक चीज पे और फोकस करा अपनी डेफिनेशन में, जो है कोऑर्डिनेशन। ऊपर कोऑर्डिनेशन की बात नहीं करी थी, लेकिन हाँ वर्किंग टुगेदर की बात करी थी, तो कहीं ना कहीं ग्रुप की बात कर दी थी। तो इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेशन की बात तो थी लेकिन डायरेक्टली नहीं थी, इन्होंने डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन ही बोल दिया। अब कोऑर्डिनेशन में तो ग्रुपिंग होती ही होती है ना। तो इन्होंने इनडायरेक्टली ग्रुपिंग भी बोला। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपको समझना ये है। देखो डेफिनेशन आपको एनालिसिस करवा रहा मैं क्यों हूँ, इसलिए क्योंकि पेपर के अंदर ना बहुत बार ऐसा होता है, वो आपसे पूछते हैं कि किस राइटर ने या किसने एक तरीके से थिंकर ने आपको क्या बात बोली। तो इसकी डेफिनेशन में क्या खास था आपको ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन में क्या खास है आपको ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऊपर वाली एक्टिविटी में या डेफिनेशन में हमारे पास एफिशिएंसी मेन था, यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही है। इसके बाद हमारे पास एक और राइटर है अपने क्रिंस्टर, मैनेजमेंट इज वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, मतलब ये यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स
while adapting to a challenging environment। तो इन्होंने बात करी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट की। इन्होंने बात करी कि चीजें जो है वो बदलती रहती हैं, इन्होंने डायनामिक एनवायरनमेंट की बात करी। तो तीनों के बारे में आपको याद रखनी है बात। अब मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, है ना, बहुत सिंपल सी बात है भाई। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रबंधन। प्रबंधन मतलब किसी भी चीज को आपको ध्यान से देखना है, उसको ओवरसी करना है और ये मेक श्योर करना है कि जो भी काम है, जो भी वर्क है वो कंप्लीट हो इन सच अ वे कि वहां पे कंप्लीशन में कोई भी देरी ना हो, जिस समय पे वो काम होना चाहिए उसी समय पे हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो और वो काम एक तरीके से हमारे लिए फ्रूटफुल हो और रिजल्ट भी दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होती है मैनेजमेंट में। और क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं, मान लो मैंने आपको बोला कि एक कमरे के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट चल रहा है। अब आपको उन 10 स्टूडेंट को मैनेज करना है। तो मेरा मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जब वो स्टूडेंट्स आएंगे तो आपको उनकी एंट्री मेक श्योर करनी है कि वो एंट्री ढंग से करें, कोई चीटिंग चीट वगैरह ना लेके आए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि उनका सीटिंग प्लान कैसा है, तो ये भी आपको ही देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट तो सब कुछ आ गया, सीटिंग प्लान भी आपको उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको उनको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद जब वो क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, अपना पेपर कर लेंगे खत्म, 3 घंटे का पेपर जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको कलेक्शन भी करना है उनके आंसर शीट का। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, मैनेजमेंट कहलाएगी। तो मैनेजमेंट का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मतलब काम पूरा करने को क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। आपने क्या किया, एक तरीके से काम पूरा करवाया, दैट मीन्स यू आर द मैनेजमेंट पर्सन। टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली, डूइंग द राइट थिंग्स एंड एफिशिएंटली यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर ना दोनों चीजें आती हैं, एक इफेक्टिवनेस और एक एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ये भी चीज अभी समझाने वाला हूँ। मैंने ऊपर भी आपको बोला था कि इन दोनों पॉइंट्स को अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी हम लोगों को वो समय आ गया देखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने की एस्पेक्ट भी लिख के दिए हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। ठीक है, तो ये मेन बात है हमारी, ये प्रोसेस है मैनेजमेंट की। ये सारे अपने पास चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखो, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सच समोसा फैक्ट्री, मतलब सचिन समोसा फैक्ट्री है एक। ठीक है, सचिन समोसा फैक्ट्री टारगेट सेट करती है 5000 समोसा का। एक साल में उसको कितने समोसे बनाने हैं, 5000 समोसे बनाने हैं, 5000 समोसा अ ईयर। ठीक है, तो ये टारगेट हमने सेट किया है, इसी साथ टारगेट, और यू कैन से इट इज एम। द मैनेजर ड्यू टू पावर फेलियर, पावर फेलियर मतलब सर समोसा बनाने में कैसी पावर फेलियर हो सकता है, हो सकता है। देखो, समोसा बनाने में पावर फेलियर का मतलब जिस जगह पे वो बंदा कोई भी बनाएगा समोसा, वहां तो लाइटिंग और पावर चाहिए ना, बिजली तो चाहिए ही। अब बिजली के फेलियर की वजह से, या तो मान लो कोई एलिमेंट जब हमें गर्म करना है, हमने वहां पे मशीनें यूज करी है। ठीक है, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मशीनें यूज कर रहे हैं तेल गर्म करने के लिए, या मान लो मैदा गर्म करने के लिए, है ना। समोसा मेकिंग प्रोसेस में जैसे हलवाई बनाता है बड़ी सी कढ़ाई में, वैसे तो हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते। तो हम क्या यूज करते हैं, हम एक बड़ा सा ऐसा बॉक्स यूज करते हैं जिसके अंदर ऐसे छोटे 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 कॉइल्स होते हैं। ये कॉइल्स क्या करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे तेल डालते हैं तो ये कॉइल्स, जैसे हीटर होता है ना अपना पानी गर्म करने का, वैसे ये कॉइल्स है इन्वर्टेड पोजीशन में लगे। ये कॉइल्स बिजली से चलते हैं और इस तेल को गर्म करते हैं। फिर ये गर्म हुआ हुआ तेल वो पर्सन जो है वो निकालता है और एक दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करता है, फिर समोसे पुट ऑन करता है। तो उससे क्या होता है, समोसे तल जाते हैं। और जो दूसरा कंटेनर है, उस कंटेनर के यहाँ पे एक नीचे यहाँ पे स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे समोसे डाले जाते हैं और इसके नीचे यहाँ पे फ्लेम्स ऑन है। तो यहाँ पे हमारा चूल्हा है, ये फ्लेम्स ऑन है, तो ये एक रेगुलर टेम्परेचर उसका मेंटेन रखता है जो हीटेड ऑलरेडी है। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। अब इसने एक्सट्रीमली उसको गर्म कर दिया और इसने गैस चूल्हे ने उसको मेंटेन रखा, तो 2 प्रोसेस में हमने ये काम कंप्लीट किया अपना। ठीक है, लेकिन अगर पावर फेलियर हो गया तो ये पहली प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी। जब पहली प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो दूसरी प्रोसेस के ऊपर ज्यादा भार आ जाएगा। तो जब चूल्हा पूरे का पूरे इस कंटेनर को गर्म करेगा अकेले, तो यहाँ पे हमारी गैस भी ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। क्यों सर, क्योंकि बिजली जो एलिमेंट वाला होता है, एलिमेंट वाला सिस्टम चीजों को जल्दी गर्म कर देता है ना, जल्दी गर्म कर देता है, एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है जितना वो तेल गर्म हमें चाहिए। फिर हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ शिफ्ट करते हैं। तो आप ये बात समझते हैं कि हम लोग गैस चूल्हे पे एक टेम्परेचर मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक्सट्रीम लेवल पे गर्म करने के लिए समय मांगता है चूल्हा। तो चूल्हा वाला ऑप्शन इंडिपेंडेंटली अच्छा नहीं है अगर हमें 5000 समोसा बनाना, क्योंकि पावर फेलियर हो गया
इसके बाद इसने क्या लिखा था, मैनेजर ड्यू टू पावर फेलियर ऑपरेट्स डबल शिफ्ट। तो इसने देखा कि भैया अब तो सारा सारा काम इससे होगा चूल्हे से, तो चूल्हे का क्या करेंगे भैया, अब चूल्हे को चलाने के लिए हम क्या लगानी पड़ेगी, डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी, मैंने आपको बताया क्योंकि चूल्हा ज्यादा समय लेता है मशीन से। अब चूल्हे को ही सारा काम करना है तो डबल शिफ्ट लगानी पड़ी एम्प्लॉइज की। आगे सुनो, आगे कहानी क्या हुआ। दे प्रोड्यूस 5000 समोसा, टारगेट तो पूरा हो गया, टारगेट तो कंप्लीट होगा ही होगा ना। देखो भाई आपको 5000 समोसे बनाने थे, इसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई। फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, एक बड़ा सा कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट थे ऐसे। ये एलिमेंट क्या करते थे, इस तेल को गर्म कर देते थे एक्सट्रीमली हॉट। इसके बाद इसे सेकंड कंटेनर में शिफ्ट करते थे जिसके नीचे फ्लेम थी। फ्लेम इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती थी। तो फ्लेम के लिए हमें एक एम्प्लॉय चाहिए था जो इस फ्लेम को यहाँ पे मेंटेन करता था और समोसा चलाता रहता था सो दैट वो जले ना। ठीक है, अब क्या हुआ, पावर फेलियर की वजह से ये वाला अपना सेटअप खराब हो गया। तो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, एक और एम्प्लॉय की जरूरत हमें पड़ी। 2 एम्प्लॉय अब यहाँ पे आ गए क्योंकि ये वाला एम्प्लॉय भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों एम्प्लॉय को भी ओवर टाइम करना पड़ा क्योंकि ये टाइम ज्यादा मांगता है। हमें 5000 का समोसा का टारगेट पूरा करना था, तो उन्होंने 5000 समोसे तो पूरे कर लिए, बना लिए, बट एट हायर कॉस्ट। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह यहाँ पे फ्यूल लिख लो। ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ देखो, अब जब हमने ये चीज बंद कर दी और इस पे शिफ्ट हो गए तो हुआ क्या, हमें एम्प्लॉयज को ओवर टाइम प्रीमियम भी देना पड़ेगा। भाई पहले वो 8 घंटे की नौकरी कर रहा था, अब उसने 8 घंटे की नौकरी से शिफ्ट होके हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया, मान लो 12-12 घंटे एक दिन में। तो हमें 4 घंटे के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े उसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या, हमें फ्यूल का पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो गैस का पैसा पहले ज्यादा लग रहा था वो, सॉरी, जो फ्यूल का पैसा पहले कम लग रहा था अभी वो बढ़ के लग रहा है क्योंकि गैस तो ज्यादा लग रही है ना इसमें। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी भी तो आपकी बच रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो बच ही रही है लेकिन वो पावर फेलियर की वजह से बच रही है ना, तो उसकी इतना सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं आएगा, इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा जितना गैस का आ जाएगा क्योंकि गैस बिजली से महंगी है सिलेंडर वाइज देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट से वो ओवर कर गया। तो ओवर जब कर गया तो हमें नए सिलेंडर मंगाने पड़े, और जब हमने नए सिलेंडर मंगाए बेटा तो वो हमें महंगी कॉस्ट पे मिले। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा काम तो पूरा हुआ लेकिन हमें पैसा ज्यादा देना पड़ा। अब इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव। इस एग्जांपल से आप इफेक्टिवनेस का एग्जांपल ही था ये, आप बहुत अच्छे से इसे इफेक्टिव को समझेंगे इस एग्जांपल से। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि मुझे एक काम दिया गया, वो काम मैंने पूरा तो किया, बट एट हायर कॉस्ट इन हायर टाइम। ठीक है, हायर टाइम में किया, हायर कॉस्ट पे किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने काम को इफेक्टिवली कंप्लीट किया लेकिन एफिशिएंटली नहीं किया। क्योंकि एफिशिएंटली का मतलब क्या है कि जब मैं काम को करूंगा तो बेस्ट पॉसिबल वे में करूंगा। बेस्ट पॉसिबल वे का मतलब क्या हो गया, इन लीस्ट टाइम एट लीस्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे जो हमने समोसे का एग्जांपल देखा बेटा, उसके अंदर तो काम कंप्लीट किया किसने, मैनेजर ने, लेकिन जो मैनेजर ने काम कंप्लीट करवाया उसमें डबल शिफ्ट उसने दिए पैसे, और डबल शिफ्ट जब पैसे दिए तो एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ गई। एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ एक कॉस्ट और बढ़ गई, कौन सी सर, फ्यूल की कॉस्ट। तो हमें वो दोनों कॉस्ट भी क्या करनी पड़ी, कंसीडर करनी पड़ी, इन कंसिडरेशन लेनी पड़ी। ठीक है बेटा, आपको ये बात समझ में आई, इफेक्टिव और एफिशिएंट। एक बार नीचे भी देख लेते हैं जो लिखी हुई है बात। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या फर्क होता है, देखो इफेक्टिवनेस क्या होता है, डूइंग वर्क ऑन टाइम, मतलब काम कंप्लीट होना चाहिए। काम क्या होना चाहिए सर, कंप्लीट तो काम होना ही होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या, डूइंग वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, डूइंग द राइट थिंग्स। आप सही चीजें करोगे, जैसे मैंने बताया कि भाई आपको समोसा तो बनाना ही था, तो आपने क्या किया, राइट थिंग करी कि लोगों को ओवर टाइम देना शुरू किया। उससे क्या हुआ, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया वरना मुझे ज्यादा नुकसान हो जाता। इसका मतलब क्या है, डूइंग थिंग्स करेक्टली। अब राइट थिंग में और करेक्ट थिंग में फर्क होता है। राइट थिंग का प्रीमियम देना था लेकिन पावर फेलियर जो हुआ उससे बचा जा सकता था, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स पहले लिए जाने चाहिए थे, तो वो राइट थिंग होती है ना। लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन होता है वो करेक्शन होता है एफिशिएंसी में। करेक्शन ये होता कि भैया हमें वो काम करना चाहिए था जैसे हमने प्रोसेस तय करी थी ये वाली। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर लेके हम उसको करेक्शन करना चाहिए था। ठीक है, राइट थिंग का मतलब क्या है, जो हमने एट द मोमेंट करी लेकिन उससे हमारी कॉस्ट बढ़ गई। ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव रिजल्ट्स। हमें यहाँ पे इफेक्टिवनेस में हमारा मतलब क्या है, रिजल्ट लाना, बस काम को कंप्लीट करना, और यहाँ पे मिनिमाइज करना है वेस्टेज। मेन फोकस टाइम, यहाँ पे मेन फोकस कॉस्ट। यहाँ पे टाइम मेन फोकस मतलब टाइम कम लगना चाहिए या ऑन टाइम होना चाहिए हमारा काम, कॉस्ट चाहे कितनी लग जाए, यहाँ पे कॉस्ट कम होनी चाहिए। जब कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है टाइम भी क्या ही होगा, कम होगा। तो एफिशिएंसी में टाइम भी कम होता है, कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन इफेक्टिवनेस में ऑन टाइम होता है,
ना जल्दी होगा ना बाद में होगा, ऑन टाइम होगा, लेकिन कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, जैसे ऊपर एग्जांपल हुआ समोसे वाले में। ठीक है जी। अब आगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है, उसके कैरेक्टर कैसे है, मतलब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैनेजमेंट है। पहला, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमारा हमेशा गोल के लिए होगा, है ना। तो सबसे पहले बात तो यही कि मैनेजमेंट हमेशा जो करा जाएगा वो गोल कंप्लीट के लिए किया जाएगा। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल मतलब है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल, मतलब इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सब जगह ये प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, है ना। तो मैनेजमेंट तो हर जगह है, चाहे वो स्कूल हो जो कि एक सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए चलाया जाता है, या एक हॉस्पिटल हो जो कि भी सोशल हॉस्पिटल के लिए चला, सोशल हॉस्पिटल बोलो, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए चलाया जाता है हॉस्पिटल, या आपका एक पेट्रोल पंप हो जो इकोनॉमिक आपके लिए बेनिफिट के लिए चलाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए चलाया जाता है। तो पेट्रोल पंप हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर होता है, राइट सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आपको मैनेजमेंट चाहिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आपको मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन मतलब जैसे अपना 3D होता है ना, 3 डायमेंशन, वैसी एक से ज्यादा डायमेंशन मैनेजमेंट में होते हैं। डायमेंशन मतलब आप पहलू मान सकते हो। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशन। ठीक है, कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है बेटा। कितने डायमेंशन है इसके, 3। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, और उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सारे समझाता हूँ, जल्दी से समझ के चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इनटू टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मींस टू अचीव इट। बेसिकली सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी दुनिया में है वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक हो, वो हमारा यहाँ पे मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि कुछ ना कुछ तो काम है ना, चाहे उससे पैसा आता हो चाहे ना आता हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो जब भी हमारे पास कोई काम करने के लिए है तो उस काम को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट क्या करता है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए वर्क जो भी हमारा है उसको गोल्स के रूप में ट्रांसलेट करता है, मतलब उसका गोल बनाता है एक, और उस गोल को कैसे अचीव करना है वो भी बताता है। ठीक है। मैनेजमेंट बाय पीपल मतलब द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक people work toward achieving the organization goals by making their strength effective and their weakness irrelevant। तो बेसिकली हमें लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा ताकि हम उनसे काम निकलवा पाए और जो हमारा गोल हमने सोचा है उसे कंप्लीट कर पाए इफेक्टिवली। मैनेजिंग पीपल हैज 2 डायमेंशन। मैनेजिंग पीपल में भी 2 डायमेंशन है। कितने, 2 डायमेंशन है। ठीक है, मैनेजिंग करने के लिए पीपल को। पहला, इट एम्प्लॉयज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, मतलब आपको सारे एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा क्योंकि सारे एम्प्लॉय डाइवर्स होते हैं, सारे के सारे इंसान अलग अलग होते हैं। अलग अलग मतलब उनका पीओवी अलग हो सकता है, सोच अलग हो सकती है, तो आपको सबको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको सबसे काम करवाना है, अपना काम कंप्लीट करवाना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑफ योर एम्प्लॉई सो दैट आप उनसे काम करवा सकें। आप मुझे पता है कि यार मान लो मुझे एक ऐसा काम चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जिसका पीओवी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, एक सेट पैटर्न से ना काम करता हो। तो मैं अपने एक ऐसे एम्प्लॉय को चुनूंगा, अगर मुझे पता होगा, ऑब्वियसली ना, मुझे पता होना चाहिए, तो मैं उसको पकड़ूंगा, मैं बोलूंगा भैया ये काम तुम्हें ही करना है, तो मैं उसको ये काम सौंपूंगा बिकॉज ही इज क्रिएटिव इनफ टू डू द टास्क। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, उसको काम देना, उसका काम क्या है, अपनी क्रिएटिविटी को लगा के काम करना। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये टारगेट है। सेकेंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो हमें इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, एज अ ग्रुप भी पता होनी चाहिए। मुझे पता है जब मैं मान लो ए बी सी और डी को साथ में डालूंगा तो ये 4 का 4 जो है वो एक ग्रुप बनेगा ऐसा जो अनबीटेबल होगा किसी एक काम के लिए। मान लो मुझे कोई फाइनेंस का काम करना है, तो मुझे मान लो बजट बनाना है। क्या बनाना है सर, बजट बनाना है। अब बजट बनाने के लिए मुझे 2-3 चीजें देखनी है। जैसे मान लो पहला मुझे देखना पड़ेगा कि लीगल एस्पेक्ट क्या है, सेकंड मुझे देखना पड़ेगा कि उसका अकाउंटिंग नेचर क्या पड़ेगा, मेरे को अकाउंट्स वगैरह क्या क्या रहेगा, और तीसरा मुझे पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी, अपने बिजनेस की पॉलिसी कैसी है। तो मान लो ये 3 चीजें मुझे देखनी है। अब मैंने 3 लोगों को उठाया, मैंने सबसे पहले उठाया रमन को, फिर मैंने उठाया निशा को, फिर मैंने उठा लिया मान लो चंचल को। अब ये तीनों मुझे पता है, जैसे मान लो चंचल एक लॉयर है तो मुझे पता है कि उसकी स्किल्स लीगल में बहुत अच्छी हैं। निशा जो है
वो पॉलिसी में बहुत अच्छी है कंपनी की, और जो रमन है वो बहुत अच्छा अकाउंटेंट है। तो मैंने इन तीनों की एक टीम बनाई। इस टीम को बनाने के बाद मैंने इनको एक नाम दे दिया ग्रुप, है ना, ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है मैं इसको भी अंडरस्टैंड करता हूँ। अभी जो मैंने ग्रुप बनाया ये मेरा काम अच्छी तरह से कंप्लीट करेगा, बिकॉज आई नो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रुप। तो मुझे इंडिविजुअली भी उनकी स्ट्रेंथ पता है और ग्रुप वाइज भी पता है। ठीक है जी, ओके। तो ये दो डायमेंशन समझ में आए। पीपल के अंदर दो डायमेंशन है बेटा, पहला इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा ग्रुप लेवल पे। तीसरा अपने पास मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। दिस रिक्वायर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हिच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि ऑपरेशन में क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस होनी चाहिए एक, जो इनपुट जो भी हम लोग डालें उसको एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी वाइज ट्रांसफॉर्म कर दे एक आउटपुट में। जैसे मान लो मैं वुड लेके आया और मुझे इस वुड से चाहिए फर्नीचर बना हुआ, तो मुझे मैनेजमेंट ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा हर एक स्टेप पे, जब भी वो लकड़ी की छटाई हो रही है, उसमें ग्लू लगा के रखी जा रही है, उसका पेंट हो रहा है, तो हर एक ऑपरेशन को मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। चौथा अपने पास पॉइंट है, देखो फर्स्ट हमने पढ़ लिया गोल ओरिएंटेड, ठीक है, दूसरा परवेसिव, ठीक है, तीसरा मल्टी डायमेंशनल, और अपने पास चौथा आ गया कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना अभी कि मैनेजमेंट क्या होती है, तो सर हमने देखा था कि मैनेजमेंट जो है इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग, ऑपरेशन। तो इसके बाद का ऑपरेशन के बाद कंट्रोलिंग या कोऑर्डिनेशन जो भी आया, क्या फिर खत्म हो जाएगा? नहीं, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन विद द प्लानिंग। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट जो है हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है विच गोज ऑन फॉर होल ईयर, देन अगेन द साइकिल कंटिन्यूज। तो मैनेजमेंट आपको बार बार करना पड़ता है, एक बार का काम नहीं है। इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, ये भी लिख सकते हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जब भी आप करेंगे तो वो सिर्फ एक इंसान के बस की बात नहीं है, सारे लोगों को एज एन इंक्लूसिव ऑडियंस इसमें काम करना पड़ता है, नॉट एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है बेटा, कि सारे लोगों को, जितने भी लोग आपके पास टीम में हैं या जितने भी लोगों को आप कंसीडर कर रहे हो, उन सब लोगों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। वेन द आप साथ में लेके चलोगे सब लोगों को, जब भी आप काम को कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने एक को भी बाहर छोड़ा तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। मैनेजमेंट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब इट इज नॉट स्टैटिक, मतलब कि सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है एनवायरमेंट के हिसाब से। जैसे मान लो अभी आपको मैनेजमेंट का तरीका आज से 20 साल पहले कुछ और हुआ, आज कुछ और है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज, ट्रेंड चेंज, कस्टमर प्रेफरेंस चेंज, तो ये सारी चीजें बदलाव लाती है मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वेदर अफेक्टिंग द समोसा बिजनेस, है ना। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि पहले लोग, मान लो समोसा आज से 10 साल पहले सिंपल खाना पसंद करते थे, अभी तो बहुत सारे आगे अफगानी समोसा भी लोग खाना पसंद करते हैं, पिज्जा समोसा खाना पसंद करते हैं। तो मुझे ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर या वेदर फैक्टर भी मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे, उसकी वजह से मुझे अपनी मैनेजमेंट भी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट को हम देख तो सकते नहीं, बट वी कैन फील द मैनेजमेंट, है ना। अंदर द बिजनेस जब हमारे पास रिजल्ट आते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट ओनली, तो हम लोग मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। इट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। अब आपको इसको याद कैसे रखना है भाई, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसको याद कैसे रखें? तो हमारे पास एक जादू ट्रिक है यहाँ पे याद रखने की। आपको जो जो कॉन्सेप्ट के साथ में एक ट्रिक चाहिए होगी मैं बताऊंगा। आप देखो, शुरू में जरूरत नहीं थी क्योंकि बहुत सिंपल चीज थी। अभी 7 पॉइंट है, तो ये 7 पॉइंट या तो आप डायरेक्टली याद रख लो, हेडिंग हेडिंग मेनली, अंदर का कंटेंट मैं आपको वापस बोलूंगा, खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। बिजनेस स्टडीज में द मोर यू राइट द मोर यू स्कोर, सिंपल एज सिंपल दैट। उसमें बहुत ज्यादा टफ एंड बहुत बातें नहीं है, इसके अंदर की चीजें रटने जाओगे तो फिर दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, बहुत बड़े बड़े। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो, गुड आर्टिस्ट मस्ट कुक गोल्डन डिलीशियस इडली। या तो आप इस सेंटेंस को याद रखो। सर ये सेंटेंस क्या है, गुड आर्टिस्ट मस्ट कुक गोल्डन डिलीशियस इडली। अब यहाँ पे गुड का मतलब क्या है, गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। आर्टिस्ट का मतलब क्या है, ऑल परवेसिव, ठीक है। एम का मतलब क्या है, यहाँ पे मस्ट में एम का मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल। यहाँ पे कुक का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस। और जी का मतलब क्या है, गोल्डन के यहाँ पे मतलब है ग्रुप एक्टिविटी। डिलीशियस के डी का मतलब क्या है, डायनामिक। यहाँ पे इडली के आई का मतलब क्या है, इंटेंजिबल। सर ये पूरा सेंटेंस तो याद नहीं होगा, तो बेटा आप ये याद रख सकते हो। मैंने आपको एक यहाँ पे लेटर भी बना के दिया है, ये क्या है, GAMCGDI। सर इसको हम लोग तो कुछ और भी बना सकते हैं, तो आपके हाथ में, जैसे मान लो मैंने इसको बना लिया CID, ठीक है, CIDGGAM, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। सी का मतलब क्या होगा सर, सी का मतलब होगा कंटिन्यूअस। आई का मतलब क्या होगा सर, आई का मतलब इंटेंजिबल। डी का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पे डी का मतलब हो जाएगा हमारे लिए डायनामिक। जी का मतलब ग्रुप एक्टिविटी।
दूसरे जी का मतलब गोल ओरिएंटेड, ए का मतलब परवेसिव, ऑल परवेसिव है ना, एम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सी आई डी जी स्क्वायर माँ, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो सी आई डी जी स्क्वायर माँ, ये भी आ सकते हो। हिंदी वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये बढ़िया है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बढ़िया है सी आई डी जी स्क्वायर माँ। जो भी दोस्त मिला आपको अभी, जब तक आप इसकी रिवीजन कर रहे हो तो फटाफट उसको ये बोल देना, और भाई सी आई डी जी स्क्वायर माँ कैसा है। लेकिन जब भी वो पूछे तो उसको बताना मत, अगर वो साइंस का है, अगर वो कॉमर्स का है तो भी उसको कम से कम 10 बार बोलना, उसके बाद बताना और भाई सी आई डी जी स्क्वायर माँ कैसा है, और भाई सी आई डी जी स्क्वायर माँ कैसा है। जब तक 10 बार ना बोल दो, जब तक परफॉर्म मत बताना, थोड़ा उसको भी ट्राई करने देना। जब आप उसको 10 बार बोल दोगे उसके बाद आप उसको बताना कि ये क्या चीज है। अब ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्यों। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा कारण क्या है इसको करने का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, सोशल और पर्सनल, ये सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मतलब वजह, ये वो वजह है जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल तो चाहिए, मतलब इतना हम लोगों को रेवेन्यू कमाना है, रेवेन्यू कमाना है जितने हमारे एक्सपेंस हैं, सो डेट हम सर्वाइव तो कर पाए, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, फिर एक बार सर्वाइवल आपका हो गया तो फिर यू लुक फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब एक बार मैं खर्चों को उतना ले आया कम जितना मेरा रेवेन्यू है, देन मैं खर्चों को और कम करना चाहूंगा सो डेट मेरा रेवेन्यू और बढ़ेगा, मेरे को क्या हो, प्रॉफिट हो ना। जब मैं एक बार प्रॉफिट पे आ गया तो मैं सोचूंगा कि भाई हर साल प्रॉफिट हो, जब हर साल प्रॉफिट होगा तो मेरी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो दीज आर द माई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सोशल एंड पर्सनल। सोशल मतलब सामाजिक भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं एज अ बिजनेस। जैसे मान लो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी आपको पता है ना, अपने साल जितना भी पूरे साल में पैसा कमाती है उसका कुछ पैसा डोनेट करती है ना, बच्चों के एजुकेशन के लिए। उनके खुद के स्कूल भी हैं। तो ये क्या है, उन्होंने कंप्लीट किया अपना सोशल ऑब्जेक्टिव। उसका कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव है जो सामाजिक रूप से उनकी जिम्मेदारियां हैं। कुछ पर्सनल भी होंगी रतन टाटा जी की, अब तो रही नहीं इस दुनिया में जब, लेकिन उनकी कुछ पर्सनल भी रही होंगी ना, तो उन्होंने कुछ पर्सनल भी कंप्लीट किया होगा अपने लाइफ स्टाइल में। एज अ कंपनी भी, आप मान लो मेरा एक ऑफिस है कंपनी का, तो मैं सोचता हूँ कि भैया कंपनी का ऑफिस इतना इंप्रूव होना चाहिए कि यहाँ पे गेम पार्लर भी हो, अपने एम्प्लॉयज के लिए जो लंच करते हैं भाई, लंच के लिए एक अच्छी सी कैफेटेरिया बनवाऊं मैं, उसमें सारे आइटम रखाऊं ताकि एम्प्लॉयज को कहीं जाना ना पड़े। तो एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है मेरे लिए एज अ कंपनी के लिए, ठीक है जी। ओके, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, सोशल पर्सनल भी। मैनेजर्स मस्ट ऑल्सो हेल्प एम्प्लॉयज अचीव पर्सनल गोल्स। तो ये पर्सनल गोल्स कंपनी के भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयज के भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे बात एम्प्लॉयज के गोल्स की करी है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग एम्प्लॉयज के लिए कैफेटेरिया बनवा दें, या अगर एम्प्लॉयज सोचते हैं कि भैया अगर हम लोगों के पास पैसा इतना होना चाहिए कि मेरे को कोई गाड़ी लेनी है, एम्प्लॉय ने ये चीज सोचा है, तो कंपनी की जिम्मेदारी ये बनती है, एज अ मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो एम्प्लॉयज के हैं उनके ऊपर भी फोकस करें, सच एज ऑफरिंग फेयर वेजेस, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटीज। अब देखो उसे कार लेनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम उसको मनी दे देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी देखेंगे, वो काम कैसे करता है ये देखेंगे, उसके बाद उसको फेयर वेजेस देंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम लोग उसको रखेंगे। ऐसा नहीं है कि काम 10 लाख का करा लें और पैसे हम लोग केवल उसको दें 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। प्रमोशन देंगे अगर वो इसके लिए हकदार है। एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, दिस कीप्स एम्प्लॉय मोटिवेटेड टुवर्ड्स वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है जी। ओके, समोसा पार्टी गोल्स, इसके लिए आप याद कर सकते हो फटाफट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। समोसा पार्टी गोल्स शॉर्ट में एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। सर्वाइवल के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि ये तीनों के तीनों जो एसपीजी हैं आपके, वो यहीं पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप यहाँ पे ओएसपी रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, ओएसपी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप याद रख सकते हो एसपीजी। एसपीजी बोले तो समोसा पार्टी गोल्स नहीं, एसपीजी का मतलब क्या है, सर्वाइवल, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और यहाँ पे ग्रोथ, ठीक है। तो ओएसपी मेन, ओएसपी के अंदर एसपीजी, तो आप ये भी याद रख सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इंपॉर्टेंस मतलब मैनेजमेंट हम लोग जो कर रहे हैं उसके क्या क्या हम लोगों को एक तरीके से फायदे हैं। फायदा ये एक तरीके से बोल सकते हो, हालांकि इंपॉर्टेंस का फायदा अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, और जरूरी का कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है फायदों से। तो देखो, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, है ना, ये तो ग्रुप गोल अचीव करने में तो मदद करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, जब आप बेसिकली आप एफिशिएंसी पे फोकस करोगे बेटा तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे डायनामिक है, जो मतलब जो स्टैटिक नहीं है, which adopts changes, जैसे मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें, टू चेंज एंड अडेप्ट
एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एज। मतलब समय के साथ बदलना पड़ेगा बेटा। मैनेजमेंट जो है आपकी वो इस चीज को इंश्योर कराती है कि आप समय के साथ चेंज होते हैं। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं होते देन यू विल बी इररेलेवेंट एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड, और फिर आपको काम मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे टीचिंग ही ले लो आप। अब आज से 5 साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो मैं एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, है ना। एक व्हाइट बोर्ड होता था और मैं उस पर पढ़ाता था, छोटा सा बोर्ड था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। उस पर मैं पढ़ाता था मार्कर लेके, और वो वीडियो में यूट्यूब पे डाला करता था 5 साल पहले। अभी देख सकते हो अभी हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग टैब पे पढ़ा रहे हैं आपको। एक स्क्रीन मेरे सामने है बड़ी, एक साइड में रखी हुई छोटी स्क्रीन, और एक कैमरा रखा हुआ है। तो ये सारा सेटअप बदला ना, तो ये सेटअप क्या हो गया, डायनेमिक हो गया ना हमारा। देखो डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, ये चेंज हो गया। पिछले 5 साल में ये चीजें चेंज हुई हैं और अभी भी चेंज चल रहा है। जैसे अभी आप कुछ टीचर्स को देखेंगे कि वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, है ना। अभी स्मार्ट बोर्ड पे वो अपना चले गए, ट्रांसलेट कर चुके हैं। ज्यादा स्मार्ट बोर्ड पे कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले पेपर होते हैं ना उसमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम वाले पेपर में ट्रिक्स वगैरह होती हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें हो जाता है। बट अभी हम लोगों ने वो गिनी शुरू किया। अभी मैं पर्सनली बता सकता हूँ, बाकी का तो पता नहीं। मैंने पर्सनली इसलिए शुरू नहीं किया, जैसे मान लो अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, सी इंटर को पढ़ा रहा हूँ, एफएम को सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे एक क्वेश्चन कराना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो वो ही क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड पे कम से कम 2 से 3 पन्नों का बैठेगा। यही प्रॉब्लम मुझे व्हाइट बोर्ड में होती थी पहले। व्हाइट बोर्ड में भी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उसका स्पेस लिमिटेड था। तो क्या होता था कि यार लिमिटेड स्टेट्स में लिखने से क्या होता था, अब मैंने इतना लिख दिया, व्हाइट बोर्ड भर गया पूरा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। सी इंटर में बड़ा क्वेश्चन हो गया, मान लो 3 पेज का। तो अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं इसे मिटाऊं, या तो मैं इसकी फोटो लेके रखूं, फिर मिटाऊं, फिर दोबारा लिखूं, क्योंकि मुझे पिछली इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए ना यार। अभी क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है। तो अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर स्मार्ट बोर्ड पे तो ऑप्शन होता है ना, आप यहाँ पे एक बटन आता है उसको दबाओ, अगले पेज पे शिफ्ट हो जाओगे, नया पेज बन जाएगा। तो बेटा बात ये है, मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना वो आप पीछे वाली इंफॉर्मेशन भी यूज कर सको। अब दिक्कत क्या होगी, जब मैंने एक पेज भर दिया, अब मैंने ये बटन प्रेस किया, तो मैं अगले पेज पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगले पेज पे वो इन्फॉर्मेशन मुझे विजिबल नहीं है, तो मैं उसको कैसे मतलब अपने पास पुट ऑन करूं, फिर कैसे यूज करूं, फिर मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम मेरे को पर्सनली फेस होती है। तो डायनामिक नेचर की वजह से मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, है ना। हालांकि मैं बता रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारे टीचर उसको यूज भी कर रहे हैं, बट पर्सनली अभी मैं उतना डायनेमिक लेवल पे नहीं पहुंच पाया। मेरी मैनेजमेंट देखो अभी वहां पे नहीं पहुंच पाई। तो जब मेरी मैनेजमेंट वहां डायनेमिक नेचर तक पहुंच जाएगी, तो हो सकता है आप मुझे आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद मुझे भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखें, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, अपने पास अगला पॉइंट क्या है, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने तो ऊपर पढ़ ही लिया ना, एसपीजी सर्वाइवल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हो गए। ओएसपी भी तो पढ़ा, ओएसपी में क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, और अपना यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी तो चाहिए, पर्सनल गोल भी चाहिए, सोशल भी चाहिए। तो पर्सनल गोल भी तो कंप्लीट कराती है मैनेजमेंट। तो अचीविंग पर्सनल गोल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, है ना भाई। मैनेजमेंट की वजह से गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, है ना भाई। देखो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैं जब ये वीडियो क्रिएट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, इसके बाद मैं एक बंदे को देता हूँ जो इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद में एडिट करता है। फिर एक इंसान और है जो ये जो नोट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ही मैंने खुद टाइप नहीं करे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कागज पे लिख के उसको नोट्स देता हूँ कि भैया मुझे ये बच्चों को पढ़ाना है। मैं आज से जब 5 साल पहले पढ़ाता था तो कॉपी के नोट से ही पढ़ाता था। कॉपी में मैंने नोट्स लिख रखे हैं, ठीक है, अपने आप से एनालाइज करके, भैया ये इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की किताब में से। ये नोट भी एनसीईआरटी की किताब के ही बने हुए हैं, बट उससे थोड़े से बेटर हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से काफी चीजें मैंने रिमूव कर दी हैं जो काम की हमारी नहीं थी, सिर्फ काम की रखी है और थोड़ा पॉलिश अच्छा कर दिया है। तो मैं उसको कॉपी पे लिख के दे देता हूँ, वो क्या करता है इन नोट्स को डिजिटल फॉर्म में टाइप करके मुझे भेजता है, उस चीज को पैसे देता है। तो नाउ यहाँ पे इन दोनों के लिए मैंने क्या जनरेट करी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी ना बेटा। इसी तरह जो बच्चे हमसे नोट्स परचेज करते हैं, इनकी पीडीएफ कॉपी परचेज करते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी परचेज करते हैं, लेकिन वो प्रिंटेबल नहीं होती। और जो बच्चे दूसरे सेट होते हैं जो हमसे मान लो इसकी फिजिकल कॉपी मंगाते हैं, ये बिजनेस की हमारी पूरी की पूरी बुक है, मान लो उन्होंने हमसे पूरी की पूरी बुक मंगाई, तो हम क्या करेंगे, उनको डिलीवर करेंगे। तो जब मैं बुक डिलीवर कराता हूँ उसके पहले मेरे पास एक और इंसान है जो इस बुक को प्रिंट करता है और इसको बाइंड करता है। तो मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करी ना, ये सब मैं कैसे कर पाया, मैनेजमेंट से ही। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ और इन सब चीजों की मैनेज करता हूँ। तो मैनेजमेंट से तो ये सब चीजें हो पा रही है ना। मैनेजमेंट से हमने नई चीजों को अडॉप्ट भी किया और नई टेक्नोलॉजी को भी देख रहे हैं। समझ लो ना मेरी बात, कहते हैं हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं। ओके जी आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब इसको याद रखने की टेक्नोलॉजी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये ग्रेट एलिफेंट्स डांस अराउंड डिनर। अब देखो ये ऐसे शब्द मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ना, सेंटेंस, बेसिकली ये सेंटेंस में याद रखने का तरीका है, ये लेटर्स में।
तो आप सेंटेंस याद रखोगे तो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे ग्रेट एलिफेंट्स डांस अराउंड द डिनर, यहाँ पे सबसे पहला ग्रुप गोल, सेकंड मतलब ग्रेट का मतलब ग्रुप गोल, एलिफेंट्स का मतलब एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, डांस का मतलब हो गया यहाँ पे डायनामिक, अराउंड का मतलब हो गया अचीविंग, और डिनर का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे ये सारे सारे हमारे मतलब हो गए। ठीक है जी, ओके सर। इसका शॉर्ट ट्रिक यही है यार, GEDAD, तो GEDAD। तो आप इसको ना और भी यार चेंज कर सकते हो, खुद भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बनाया आपके लिए GE डैड, GE डैड आप याद कर सकते हो, या तो आप इसको बना सकते हो एज, AGE एज, और डी स्क्वायर, एज डी स्क्वायर ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यार, ये सारी चीज है ना, मैं इसमें इनकॉर्पोरेशन करवा दूंगा चीजों का। तो यहाँ पे आप इसके लिए मैं अलग पेन से लिख देता हूँ एज डी स्क्वायर, है ना बेटा, एच डी स्क्वायर। ऊपर वाले के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे OSP में से हमने यहाँ पे निकाला था ऑर्गेनाइजेशन वाले में से SPG। ठीक है, उसके ऊपर वाले में भी हमने यहाँ पे कोड एक बनाया था ना अपना, ये रहा CID G2 MA। तो ये सारे कोड आप एक अलग कॉपी में लिख लीजिए ना, रिवीजन के समय काम आएंगे। यहाँ पे एच डी स्क्वायर। ओके सर, अब देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट होती क्या है पहले ये समझना पड़ेगा, व्हाट इज आर्ट। थिंक ऑफ आर्ट एज द एबिलिटी टू यूज एक्सिस्टिंग नॉलेज टू क्रिएट समथिंग यूनिक एंड ब्यूटीफुल, यूनिक एंड ब्यूटीफुल। इट इज अबाउट अप्लाइंग व्हाट यू नो इन अ क्रिएटिव पर्सनलाइज्ड वे, वेदर डांसिंग, सिंगिंग और पेंटिंग। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड स्किल। तो आर्ट का मतलब क्या है, बेसिकली क्रिएटिविटी, बेसिकली क्रिएटिविटी मतलब इट इज अ बेसिक नॉलेज। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ बेसिक स्किल। मतलब मान लो मैं भी ड्राइंग करना जानता हूँ और कोई और भी ड्राइंग करना जानता है, लेकिन जब भी हम लोग एक ही चित्र बनाएंगे तो डिफरेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी एक क्रिएटिविटी होगी। आप सभी को पता है कि हमारा एक क्रिएटिव माइंड भी है, जो चीजों को अलग तरीके से हमें देखने के लिए अलाउ करता है। जब भी एक चीज मैं देखता हूँ तो उसके लिए मेरा मत क्या है वो अलग है, आपका क्या मत है वो अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैंने एक डॉग को देखा जिसको एक चोट लगी हुई है और डॉग वहां पे पड़ा है रोड किनारे, उसको खून निकल रहा है, तो वहां हो सकता है कि मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि यार इसको मदद की जरूरत है और मैं तुरंत एम्बुलेंस लेके वहां पे पहुंचूं। या हो सकता है कि मैं ही एक दूसरे समय पे, जब मैं बहुत ज्यादा थका हुआ अपनी जॉब से आ रहा हूँ या बहुत ज्यादा मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं उस समय आ रहा हूँ, तो मैं क्या देखूंगा, यार कुत्ता अगर पड़ा हुआ भी है तो इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। उसे खुद सतर्क होना चाहिए था, जब उसको पता है वो एक डॉग है तो वो क्यों नहीं सावधान रहा, उसे क्यों नहीं लगा कि यार मैं इंसान भी सेफ नहीं हूँ, उसे अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। तो देख रहे हो, एक इंसान के दो पीओवी। तो आर्ट का मतलब क्या है, यही क्रिएटिविटी, कि आप किसी सिचुएशन में कैसा एक तरीके से रिएक्ट करते हो। तो इसमें क्या चीजें आती है, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, तो ये सारी चीजें। क्या अब मैनेजमेंट हमें पता चलेगा कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है। देखो मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है वो इसी पे डिपेंड करता है। क्या सभी लोग मैनेजमेंट को अपनी तरीके से अलग अलग अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट को, बताओ भी क्या करते हैं नहीं करते। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट जस्ट लाइक मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ फाउंडेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। एक फाउंडेशन तो चाहिए यार ड्राइंग बनाने के लिए, आपको चाहे कोई पढ़ाई ना करनी पड़े, लेकिन ये तो एक स्किल है ना बेटा, तो स्किल के लिए आपको एक फाउंडेशन थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए। वेदर डांस में भी चाहिए, म्यूजिक में भी चाहिए और मैनेजमेंट में भी चाहिए। अब आप बोलोगे यार मैनेजमेंट के लिए क्या सर कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, फिर जो बच्चे MBA करते हैं या BBA करते हैं वो क्या करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए, ठीक है। और आर्ट अभी आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट है भी या नहीं है, तो मैनेजमेंट को थोड़ा दिन के लिए साइड रख दो, आर्ट को अच्छे से समझो पहले। आर्ट का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप टू पीपल may learn the same dance move but the way they perform will be unique to their individual style, है ना, ये बात तो पक्की है। इन मैनेजमेंट टू मैनेजर्स may use the same principle but apply them differently depending on their personal approach। तो मतलब हमारा पहला फीचर आर्ट का तो फुलफिल हो गया मैनेजमेंट का, तो थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी मैनेजमेंट में हमारी होती है जैसे आर्ट में होती है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट में प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी दोनों होती है, क्या मैनेजमेंट में भी होती है। जस्ट लाइक म्यूजिशियंस यूज बेसिक नोट टू कंपोज अ सॉन्ग, मैनेजर्स यूज फंडामेंटल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टू लीड टीम्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्रिएटिविटी, तो यस आर्ट के तीनों फीचर फुलफिल होते हैं मैनेजमेंट से। एग्जाम्पल, छोटा भीम, ही इज द बेस्ट एट मैनेजिंग ढोलकपुर टीम बट हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज यूनिक टू हिम। व्हेन अ चैलेंज arises like the evil कालिया attacking the village, कालिया आप सब लोगों ने छोटा भीम नाटक देखा है ना, जो पोगो पे आता है, उसमें कालिया विलन होता है।
तो कालिया ने अगर मान लो विलेज पे अटैक कर दिया, जो जनरली वो नहीं करता लेकिन मान लो कर दिया, तो भीम क्या करेगा, भीम यूजेस हिज एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी टू सॉल्व इट इन हिज स्पेशल वे, ब्लेंडिंग नॉलेज ऑफ स्ट्रेटेजी, लीडरशिप एंड क्विक थिंकिंग। तो भीम ज्यादातर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, धोनी बाबा के पास जाएगा या तो अपना दिमाग लगाएगा तो पावर यूज करेगा। अब देखो वो क्या कर रहा है, इस चीज को सॉल्व कर रहा है बट इन इज ओन वे। वाइल भीम में रिले ऑन हिज पास्ट बैटल, अपने पिछले लड़ाई के हिसाब से भी वो काम कर सकता है। चुटकी माइट यूज हर मोर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू डिवाइड टास्क। अब अगर इस काम को चुटकी करती तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर करती और लोगों को इंक्लूड करती, और वहां हो सकता है डोलो बोलो को या एक और कैरेक्टर था ना इसके अंदर, हाँ राजू को और जग्गू को इसमें इंक्लूड कर लेती। डोलो बोलो में फॉलो व्हाट भीम सेज एग्जैक्टली, बट टुनटुन मौसी माइट हैड अ यूनिक ट्विस्ट टू एवरी प्लान, है ना। तो ये हो सकता है कि आपका दिमाग जो है वो यूनिक हो सकता है। तो हमने आर्ट में का सीखा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। यस सर, मैनेजमेंट में हमारे पास आर्ट के बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट अपने पास साइंस। साइंस क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज टेस्टेड, रिफाइंड एंड प्रूवन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस एक ऐसी चीज है जिसे एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हो। साइंस बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। जैसे मैं आपको बोलूं कि आसमान का कलर नीला क्यों होता है, तो उसको आप कहीं पे भी प्रूव कर सकते हो अगर साइंस में आपने वो चीज पढ़ी हुई है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, एक फंडामेंटली ट्रूथ होता है जो हम लोगों को शायद ना भी पता हो बट वो फिर भी ट्रू है। जैसे ग्रेविटी होती है, अब मैं पेन अपना ये टैप का है, इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। अब मुझे ग्रेविटी के बारे में नहीं पता होगा तो भी तो ये गिरेगा ही ना। तो साइंस क्या है, अगर ये गिर रहा है तो चाहे ये यहाँ पे गिरे, और अगर मैं चाहे यहाँ हूँ चाहे जापान में हूँ, मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। और इसको मैंने पता कैसे लगाया, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से, है ना, मैथ से पता लगाया, फिजिक्स से लगाया, जैसे भी लगाया, लेकिन सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी तो है ना। ओके, जिसको हमने टेस्ट कर रखा है, रिफाइन कर रखा है और प्रूव भी कर रखा है। डिस्कवरिंग जनरल ट्रूथ और लॉज दैट गवर्न द वर्ल्ड, है ना, यही बात तो मैंने बताई। दिस प्रिंसिपल कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड, मैंने बताया यहाँ पे भी सेम, बाकी जगह भी सेम। फीचर्स ऑफ साइंस क्या फॉलोफुल होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, नहीं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक साइंटिफिक नॉलेज, मैनेजमेंट हैज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, है ना। मैनेजमेंट में भी यार बॉडी ऑफ नॉलेज तो होती है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं स्वयं से ही, बाकी लोगों से भी। देयर आर थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड ओवर टाइम। तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल होते हैं। तो पहले चीज तो फुलफिल पास। सेकंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड रिफाइंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। Similarly, management principles have been observed and tested in different organizations and over time. ये बात भी पक्की है, इसमें भी मैनेजमेंट पास हो गया कि मैनेजमेंट भी अलग अलग जगहों पे लगाया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके आपके रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस प्रोवाइड्स लॉ दैट अप्लाई यूनिवर्सली। Similarly, while management principles are adapted to scientific situations, their core foundation is same. तो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी इसमें नहीं होती है मैनेजमेंट में, लेकिन हाँ कुछ हद तक होती है, पूरी तरीके से नहीं होती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक पूरी तरीके से साइंस हमारी नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस, नॉट एग्जैक्ट साइंस। उसका रीजन क्या है कि ये पूरी तरह साइंस नहीं है, इसको यूनिवर्सली आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ नॉलेज होती है, प्रिंसिपल्स भी होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल नहीं होती। ठीक है, तो बेटा आप क्या कह सकते हो कि मैनेजमेंट ये कहा जा सकता है कि हाँ सोशल साइंस है बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट इज सोशल साइंस बट नॉट एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स हर जगह सेम टू सेम नहीं लगते, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। तो मैनेजमेंट इज सोशल साइंस। ओके बेटा, मैनेजमेंट एक हमारी सोशल साइंस है, नॉट एग्जैक्ट साइंस। ओके जी। इसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन है मैनेजमेंट हमारा? प्रोफेशन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्या प्रोफेशन होता है क्या नहीं होता। प्रोफेशन इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब एक ऐसी चीज जिसमें आपको एक स्पेसिफिक तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक तरीके की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जब भी आप उस चीज के प्रोफेशनल कहलाएंगे, और जो काम आप करते होंगे वो कहलाएगा आपका प्रोफेशन। ठीक है जी, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था ना, प्रोफेशन, बिजनेस, कॉमर्स क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से। प्रोफेशनल्स आर गवर्न्ड बाय द कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड फोकस ऑन सर्विंग सोसाइटी। तो प्रोफेशनल जो होते हैं बेसिकली वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। कंट्रोल किसके द्वारा करे जाते हैं? लोगों द्वारा ही करे जाते हैं। उसका क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो कैसे काम करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है।
कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वो कैसे काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये कोई और उनको बताता है। बेसिकली एक समिति होती है उन्हीं प्रोफेशनल्स की, वो समिति डिसाइड करती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऊपर आर्ट में और आपने इसके बाद में आर्ट में और साइंस में ये चीजें नहीं होती, खाली प्रोफेशन में होती है। इसके बाद हमारा मेन फोकस सर्विंग द सोसाइटी होता है कि हम लोग सोसाइटी के लिए काम करेंगे एज अ प्रोफेशनल्स। अब देखो मैनेजमेंट में क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एवरी प्रोफेशन रिक्वायर्स डीप नॉलेज, है ना। थिंक ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स और इंजीनियर्स, इन सबके पास क्या होती है, डीप नॉलेज होती है अपनी अपनी फील्ड में और ट्रेनिंग भी होती है। दे ऑल नीड स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग। सिमिलरली मैनेजमेंट हैज वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड ओवर द ईयर ऑफ रिसर्च, केस स्टडी एंड एक्सपीरियंस। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा डिटेल हमारा बाकी प्रोफेशन है उतना ज्यादा डिटेल मैनेजमेंट भी है? यस। तो हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से मान लो कि हाँ मैनेजमेंट में भी वेल डिटेल सब कुछ होता ही होता है। और आगे देख लेते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मेनी प्रोफेशंस लाइक लॉ और मेडिसिन रिक्वायर पासिंग एग्जाम्स और ऑब्टेनिंग ए सर्टिफिकेशन, है ना। तो हर कोई इसमें एक दिन उठ के अपने आप नहीं कर सकता ये काम, लेकिन मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी अपना बिजनेस मैनेज करता है ना आज के टाइम में, तो वो भी तो मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, मैनेजमेंट इज स्टाफिंग एंड सो ऑन। तो वो सारे काम तो वो खुद ही कर रहा है यार। मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है? अब मैं तो मैनेजमेंट कर रहा हूं। तो लेकिन बेटा ये बात बिल्कुल ट्रू है कि मैनेजमेंट के लिए पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। हाँ आप पढ़ के ज्यादा बेटर कर सकते हो, लेकिन ये बात नहीं कि बिना पढ़े कर ही नहीं सकते। अब जैसे लॉयर है कोई, तो लॉयर तो आप बिना पढ़े बन ही नहीं सकते ना। आगे, while anyone can technically call themselves a manager professional, ट्रेनिंग इज इंक्रीजली रिकॉग्नाइज एज की कॉम्पोनेंट ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव मैनेजर। तो यही बात यहाँ पे भी लिखी है कि कोई भी मैनेजर तो बन सकता है, लेकिन इफेक्टिव मैनेजर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बेटा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट हो गया फेल, एक ही पास हुआ। सेकंड, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल्स आर टिपिकली एफिलिएटेड विद अ प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन, जैसे बार काउंसिल। भाई लॉयर जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, इनका एक समूह होता है। जैसे दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इलाहाबाद या प्रयागराज में आपको हाई कोर्ट के पास मिल जाएगा, है ना जी। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक समूह है, एक समूह है उनका, जो लोग ये काम करते हैं वो समूह वाले क्या करते हैं, बताते हैं कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल होती है। फॉर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैव द स्टैंडर्ड। तो क्या इसमें हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है मैनेजमेंट के लिए? हाँ सर, मैनेजमेंट के लिए एक बॉडी तो है, लेकिन क्या हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन में फुलफिल होता है? नहीं, सारे के सारे फीचर्स तो नहीं आते। सारे आते तो ही प्रोफेशन बोलते हैं, क्योंकि जब सारे नहीं आते तो इट इज नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन। ये क्या सुन रहे हैं सर हम लोग, क्या मैनेजमेंट कोई काम ही नहीं है प्रोफेशनल? नहीं बेटा, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशनल वर्क बिकॉज इट डज नॉट फॉल अंडर एनी प्रोफेशन। तो कोई मैनेजर जो है तो उसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि आप पेशे से मैनेजर हैं, योर प्रोफेशन इज मैनेजर। नहीं, इट इज योर जॉब, इट इज योर वर्क। और वर्क कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े भी कर सकता है। मैंने अब जैसे आपको एग्जांपल दिया, तो इट इज नॉट अ फुल फ्लैज प्रोफेशन, नॉट अ फुल फ्लैज प्रोफेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपको पहले भी पता ही हो गया यार, इसमें तो कोई नई चीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ये पिरामिड। एक तरीके से देखो, ये पिरामिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये पिरामिड जैसा बना हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये पिरामिड हमने पहले नहीं देखा, तो हम वो देख लेते हैं। इसमें क्या है बेटा, पोजिशन, फंक्शन। तो सबसे पहले ऊपर हमारा कौन आता है, सबसे पहले आता है सीनियर मैनेजमेंट। सबसे पहले कौन आता है, सीनियर। उसके बाद मिडिल लेवल, सीनियर या आप इसको टॉप बोल सकते हो, टॉप या सीनियर, सेकंड मिडिल और थर्ड लोअर। उसके बाद वर्कर। तो वर्कर तो आप भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए यार, वो तो बहुत ज्यादा नीचे चलेगा। सीनियर में जैसे नाम से पता चल रहा है, तो हमने पिरामिड जो बनाया ना, इसमें क्या है, ये चोटी जो है ना, इसकी चोटी, इसमें कम लोग होंगे जैसा आपको पता चल रहा है। तो सीनियर लेवल पे ना कम लोग होते हैं, फिर मिडिल आता है, मिडिल में थोड़े ज्यादा होते हैं, और फिर नीचे आते हैं पिरामिड के, तो इसमें और ज्यादा लोग होते हैं। तो ये पिरामिड क्या दिखाता है कि एक कंपनी में हायरार्की कैसे चलती है। एक बंदा टॉप पे होता है, वो सबको ऑर्डर देता है, फिर मिडिल वालों को ऑर्डर मिलते हैं ऊपर से, तो मिडिल वाले नीचे ऑर्डर देते हैं। इस तरीके से एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट काम करती है, या किसी बिजनेस में काम करती है। ठीक है जी, ओके। इनमें कौन कौन लोग आते हैं ये भी देख लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, चीफ एग्जीक्यूटिव जैसे सीईओ, ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद डिपार्टमेंटल हेड्स एंड मैनेजर्स। डिपार्टमेंटल हेड और मैनेजर यहाँ आते हैं, जैसे सेल्स हेड, फाइनेंस हेड,
तो ये सारे लोग मिडिल में आएंगे। लोअर में कौन आते हैं? सुपरविजन एंड फोरमैन आते हैं, जो बेसिकली एक्चुअली में काम कर रहे हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम तो मेनली यही लोग करते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कंपनी के काम के। आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अब जैसे मान लो मेरे पास एक बड़ी कंपनी है, तो मैंने क्या किया? पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव बना दिए। अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव सबको बताए, मिडिल लेवल वालों को। और मिडिल लेवल क्योंकि एक ही जगह के हेड है, जैसे सेल्स हेड है कोई, तो सेल्स हेड वाला ये देखेगा इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव मेरे डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है और उनके लिए पॉलिसी बनाएगा। आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। तो वो अपने लिए बनाएगा और काम किससे करवाएगा? लोअर वालों से। तो काम तो बेटा लोअर वाले ही करते हैं, लेकिन उनके लिए पॉलिसी है, उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये बताते हैं मिडिल वाले। मिडिल वालों को बताते हैं टॉप वाले। इस तरह काम चलता है। और ये क्या करते हैं? कैरिंग आउट द ऑपरेशन एंड देयर सुपरविजन। तो ये बेसिकली सारा काम करते हैं जो बेसिकली हमारा काम होता है। टॉप मैनेजमेंट में मैंने तुमको बता ही दिया बेटा। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव आते हैं, इसके अंदर कौन कौन आते हैं बेटा? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। सीईओ, चेयरमैन, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं आपके सीनियर मैनेजमेंट में। इसमें फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन ये सब भी आ सकते हैं, सीएफओ भी आ सकता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट, वेलफेयर एंड सर्वाइवल और कॉम्प्लेक्स एंड डिमांडिंग रोल होता है ये। इसमें क्या होता है? द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज कॉम्प्लेक्स, ऑफन इन्वॉल्विंग लॉन्ग आवर्स एंड हाई स्ट्रेस सिचुएशन। आप सोचते हैं कि यार ये तो कोई काम नहीं करते, लोअर वाले काम कर रहे हैं, लेकिन लोअर वाले के पास में कोई स्ट्रेस नहीं है ना बेटा। इनके पास मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि काम ज्यादा होता है। तो सीनियर वाले बंदे ज्यादातर वही होते हैं जो बिजनेस को खुद फाउंड करते हैं, तो उनके पास ज्यादा प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर। फिजिकली काम आप देख रहे हो कि लोअर वाले कर रहे हैं, लेकिन मेंटली जो प्रेशर है वो हमारा ज्यादा होता है टॉप मैनेजमेंट पे। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया, पढ़ लेना। मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं एक लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई अभी कि मिडिल मैनेजमेंट सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ये एमसीक्यू में मिडिल टर्म में भी आके आया था, आगे भी आ सकता है। दे आर जनरली सब ऑर्डिनेट टू द टॉप मैनेजर। सब ऑर्डिनेट एक शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। एक तरीके से मान लो आपका सहपाठी या आपका साथ में काम करने वाला बंदा जो आपसे नीचे पोजीशन पे है। एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। दीज मैनेजर आर ऑफन कॉल्ड ऑफन इन चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिवीजन और डिपार्टमेंट सच एज प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर। ये बात याद रखनी है। अगर आगे एचआर हेड या मैनेजर किस डिपार्टमेंट में फॉल करेंगे तो सीनियर नहीं, मिडिल में आएंगे। ओके, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होती है अभी मैंने आपको बताई। इसके बाद सुपरविजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं? सुपरविजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट फॉर्म्स द लोएस्ट लेवल द मैनेजर हायरार्की। हायरार्की मतलब वही पिरामिड जो ऊपर से चलता है नीचे की ओर जाता है। इट इंक्लूड्स फोरमैन, सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स हु डायरेक्टली ओवरसी द वर्क ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स। They are in charge of ensuring that the tasks required for the organization day-to-day operations are carried out effectively. मतलब वो काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इनकी जिम्मेदारी है देखना ही। सुपरवाइजर अगर कोई है तो सुपरवाइजर बेटा इन्हीं में ही आएगा, लोअर मैनेजमेंट में ही आएगा सुपरवाइजर। ठीक है, खाली मैनेजर आते हैं मिडिल में और उसके ऊपर वाले हमारे हाई में आते, सीनियर में आते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द वर्कफोर्स। तो जो बंदा काम कर रहा है उसका सुपरविजन भी यही करते हैं, उनको गाइडेंस, मोटिवेशन और इंस्ट्रक्शन भी यही देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो प्लान ऊपर से बन के आया उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना इनकी जिम्मेदारी है। क्वालिटी कंट्रोल, काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अप टू द क्वालिटी हो रहा है नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है हमने। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि समोसा जो है उसका हमने क्वालिटी फिक्स किया हुआ कि इसका जो टेक्सचर है, जो उसकी गर्माहट है, जो उसका फील है, या जो उसकी चटनी है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, कितनी मोटी कितनी थिक होनी चाहिए, ये हमने पहले से सेट करके रखा है। तो ये स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा वो भी हमें देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन लिंक, अगर लोअर मैनेजमेंट को कोई भी दिक्कत है तो मिडिल तक ये बात पहुंचाएंगे उसके सीनियर सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो आपसे अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मिडिल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम बताते हैं लोअर वालों की, तो कौन है? सुपरवाइजर्स है, वो खुद भी लोअर में ही आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, वो भी देख लो। थिंग्स ऑफ द सुपरविजरी मैनेजमेंट एज द कोचेस इन अ स्पोर्ट टीम। स्पोर्ट टीम में कोचेस होते हैं, दे मैनेज डे टू डे परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, है ना। कोच क्या करता है? जैसे क्रिकेट का कोच है कोई, तो वो क्या करता है? सारे के सारे जो बंदे प्लेयर क्रिकेट टीम में हैं उनकी परफॉर्मेंस डे टू डे देखता है। एंश्योरिंग दैट दे फॉलो द गेम प्लान। गेम प्लान मतलब देखो, जैसे एक कंपनी के अंदर एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसी को आप लिंक करो क्रिकेट से। उसमें क्रिकेट में क्या होता है? हमारा एक गेम प्लान होता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना उसमें, कि हमें जीतना है,
किस तरह जीतना है उसको बोलते हैं गेम प्लान। ऐसी कंपनी में प्रॉफिट कमाना है, किस तरह कमाना है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो वो फॉलो करना चाहिए। ये कौन बताता है? कोच बताता है। तो कोच को किसने बताया? कोच को बताया भैया टीम ओनर ने, जिसकी टीम है। एंड गिविंग देम द मोटिवेशन, कोच ही क्या करता है? प्लेयर्स को मोटिवेट करता है। भाग मिल्खा भाग आपने देखी है, उसका जो कोच होता है वो इसको रनिंग के लिए मोटिवेट करता है। इसी तरह आपके सुपरवाइजर्स आपको मोटिवेट करते हैं सो दैट यू डू द वर्क। ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि मैनेजमेंट का हमारा यहाँ पे बेसिक सा सारी चीजें जो हैं वो कैसे बटी हुई हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल में, टॉप मिडल और लोअर लेवल में। ठीक है, और उसके बाद आते हैं वर्कर। तो वर्कर बेसिकली क्या करते हैं? एक्चुअल काम करते हैं। तो वर्कर कौन से लेवल पे आते हैं? सर ये लोअर से तो नीचे ही आते हैं, लेकिन आप एक तरीके से ना लोअर में ही मान सकते हो। लोअर में तो बेसिकली हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि मैनेजमेंट कितने हिस्सों में बटा है। तो मैनेजमेंट मतलब जो काम नहीं करते सिर्फ मैनेज करते हैं, तो वो 3 हिस्सों में है। ये तो काम करने वाले हैं। तो आर्ट ऑफ द हायरार्की भी बोल सकते हो एक तरीके से, लोअर में भी बोल सकते हो। ओके सर, ये सारा मैंने कवर करा दिया आपको। इसके बाद हमारे पास ये हो गया। अगला पॉइंट अपने पास है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट काफी सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ से हम लोग चीजों को लेके चलते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 1 2 3 4 ये 4 चीजें मैनेजमेंट में होती है। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ 1 2 3 4। कम ऑन, 1 2 3 4 क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 4 चीजें करता है। क्या चीज? मैनेजमेंट। The efforts of organization members and utilizing organization resources to achieve specific goal. These core functions are the backbone of effective management and understanding them is key to a successful organization. अब प्लानिंग क्या होती है बेटा? प्लानिंग हमारे पास एक डिटेल चैप्टर भी है। डिटेल चैप्टर में तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा ही समझाऊंगा कि क्या होता है। यहाँ पे अभी मोटा मोटा समझ लो। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, वो कैसे होगा। एडवांस में ये सब चीजें आपको तय करके रखनी होती है। घर पे मम्मी के बारे में सोचो यार, मम्मी को पहले ही पता होता है कि इस महीने राशन में क्या क्या चीजें लेके आनी है और कितनी लेके आनी है। उनको एडवांस में पता होगा। जैसे जनवरी का महीना खत्म होने वाला होगा तो उनको पहले से ही पता होगा कि फरवरी के स्टार्टिंग में मुझे कौन कौन से सामान लेके आना है जो खत्म हो ही नहीं है, होने वाले हैं। तो प्लानिंग इज बेसिकली मेकिंग अ स्ट्रेटेजीज ऑफ फ्यूचर इन एडवांस, दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है जी, ओके। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने प्लान बना लिया कि मुझे ये काम करना है। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? एक फंक्शन जो बाद में होता है प्लानिंग। तो पहले प्लानिंग हो गई, अब ऑर्गेनाइजिंग होगी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? असाइनिंग ड्यूटीज। अब जैसे मम्मी ने डिसाइड कर लिया कि भैया मान लो मुझे ड्राई फ्रूट्स मंगाने हैं 5 किलो। ठीक है, अब 5 किलो ड्राई फ्रूट के अंदर मान लो 1 किलो काजू है और 1 किलो ही आपके बादाम है, आमंड्स हैं, और मान लो 2 किलो आपका। इसके बाद हमारे पास और क्या होता है? मान लो हमारे पास इसके अलावा अखरोट है, वॉलनट है। ठीक है, 2 किलो हो गया। और 1 किलो मान लो आपके पास बचा हुआ जो है, उसमें हम लोग क्या डालें? उसमें हम लोग डाल देते हैं मान लो पॉपी सीड्स, है ना, जिसे हम लोग खसखस भी बोलते हैं हिंदी में। या पॉपी सीड छोड़ो यार, ये ज्यादा महंगा हिसाब हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं? मान लो यहाँ पे किशमिश डाल देते हैं। ठीक है, रेजिन्स। ठीक है, रेजिन्स डाल दी, किशमिश डाल दी। तो हमें 5 आइटम चाहिए 1 किलो किशमिश से भी। अब मुझे पता है कि काजू जहां से लाने हैं वो है चांदनी चौक। अब मान लो पापा जहाँ पे जाते हैं उनके, मतलब उनके हस्बैंड जो जहाँ पे काम करने जाते हैं वो दरियागंज में जाते हैं। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, तो दरियागंज से पास पड़ता है चांदनी चौक। तो वो ये काम दे देंगी ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम दे देंगी पापा को कि काजू आपको लेके आने। अब मान लो 1 किलो जो आमंड लेके आने हैं, आमंड बढ़िया मिलते हैं चावड़ी बाजार में। अब मान लो जो उनका बेटा काम करने जाता है, वो काम करने जाता है चावड़ी बाजार के पास, तो वो उसको ये काम दे देंगे कि चावड़ी बाजार से तुम लेके आना। अब ये 2 किलो और 1 किलो किशमिश तो किराना की दुकान से नॉर्मली ले लेंगे। तो एक छोटा बच्चा है जैसे आप हो अभी, जो स्कूल में पढ़ रहा है, ये उसको दे देंगे काम की स्कूल से आधा समय ये लेके आना। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज। अलोकेटिंग रिसोर्सेज का मतलब आप सबको पैसे भी तो वही देंगी ना, पैसे भी तो वही देंगी, तो रिसोर्स उन्होंने अलोकेट भी कर दिए। ठीक है, तो ये सारा काम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं बेटा। इसका स्टाफिंग, अगर मान लो उनके पास जितने लोग हैं वो कम पड़ रहे हैं या फ्यूचर में और उनको जरूरत पड़ने वाली है, तो आप हायर करोगे। मम्मी का एग्जांपल खत्म हो गया, यहाँ पे वो नहीं फिट हो सकता। हम लोग नया एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको कोई काम करना है, आपको पता है कि अगले साल आपको इस काम के लिए और बंदे चाहिए होंगे। कंपनी का ही समझ लो कि मान लो मैंने एक टीम बनाई, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने पीडीएफ बनवाई है जिस इंसान से, अभी वो एक ही पर्सन है। अब मान लो मुझे पता चलता है ऐसा कि मैं अगले साल में ये काम अपना बढ़ाने वाला हूँ,
मैं अपने साथ में 2-3 टीचर्स को और एम्पैनल करने वाला हूँ, तो मुझे और पीडीएफ एडिट करानी पड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि 1 पर्सन की जरूरत और पड़ेगी, या मुझे ऐसा लगता है कि 1 पर्सन की जो जरूरत पड़ेगी वो मुझे अपने ऑफिस में ही पड़ेगी, तो हो सकता है मैं उसको स्टाफिंग में अपने यहाँ पे हायर कर लूँ। तो स्टाफिंग मीन्स व्हाट? स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, बस इतनी सी बात है। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इसके बारे में डिटेल में तो हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। स्टाफिंग एक चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर है, प्लानिंग एक चैप्टर है, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो? बस मीनिंग पढ़ रहे हो। स्टाफिंग आपको कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पूरा याद नहीं करना, कीवर्ड पकड़ो। स्टाफिंग मीन्स हायरिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब्स एट द राइट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है? बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटजी ऑफ द सेम, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई यहाँ पे। इसके बाद अपने पास बचा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मींस इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अब मान लो कोई एम्प्लॉय को आपने काम तो बता दिया, काम भी दे दिया, नई को हायर भी कर लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे लीडर बनोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उससे कम्युनिकेशन करोगे, उसको सुपरवाइज करोगे। तो ये 4 काम आपको डायरेक्शन में करने होते हैं, ठीक है। अब कंट्रोलिंग, फाइनल काम। फाइनल काम क्या होगा? कंट्रोलिंग। आपको ये करना पड़ेगा कि बेटा आपने जो काम किया है उसका एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। मान लो मैंने उसको एक पीडीएफ बनाने को दी, लेकिन उसने मुझे पीडीएफ गड़बड़ बना के दी, तो मैं उसको एक बताऊंगा, ऐसा पीडीएफ जैसे हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उसको भेजूंगा, कहूंगा भाई ये स्टैंडर्ड है, मतलब ऐसा आपको बना के देना मिनिमम। तो कंट्रोलिंग में क्या करेंगे हम लोग? जो भी उसने काम किया ना उसको एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट? अ मार्क ऑफ क्वालिटी, कि क्वालिटी यार ऐसी होनी चाहिए, एक हमारा मार्क है क्वालिटी का, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। तो इतना आप सेट करोगे, फिर उसको मेजर भी करोगे, उसकी परफॉर्मेंस क्या है अभी, और अगर परफॉर्मेंस खराब है तो आप उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन लोगे। जैसे मान लो मैंने किसी को काम दिया पीडीएफ बनाने का, उसने स्टैंडर्ड से लो बनाई, तो मैं करेक्टिव मेजर में क्या करूंगा? उस काम को रिजेक्ट कर दूंगा, उसको बोलूंगा कि भैया आप दोबारा काम करके भेजो, समझे। तो मैनेजर भी ऐसे ही कर सकता है बेटा, आपके लिए वो क्या करेगा? जिस इंसान ने सही से काम नहीं किया तो करेक्टिव मैनेजर देगा, मॉनिटर करेगा काम को, उसकी परफॉर्मेंस को। ओके सर, हमें सारी बातें समझ में आ गई। अब इसको याद करने का भी यहाँ पे दे रखा है POSDC। POSDC मतलब प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल। तो ये सारी चीजें आपकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे, ठीक है जी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ पे सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगी। जो मैंने फंक्शन जितने भी बताए हैं वो सारे आप इस टर्म से याद रख सकते हो बेटा, और याद आपको करने ही करने, ठीक है। ये चीज और है इंटर रिलेशन ऑफ फंक्शंस, मतलब सारे के सारे फंक्शंस आपको मैंने बताए दिए कि एक के बाद एक चलते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इस तरह चारों एक के बाद एक चलते हैं। तो इंटर रिलेशन भी है, अगर एक गलत हुआ, प्लानिंग गलत हुई, तो सारे गलत है। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि सारे इंटर रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन हमारा टॉपिक है। अब कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। जैसे आपने जब पहली बार साइकिल चलाई तो आपने साइकिल नहीं चला पाए, आप क्यों नहीं चला पाए बेटा? क्योंकि साइकिल चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपकी बॉडी के जो पार्ट है, माइंड, हाथ, पैर, तीनों कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, माइंड अलग है, हाथ मेरा अलग है, आंखें मेरी अलग है, पैर मेरे अलग है। तो जनरली हम लोग जब शुरू में साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? जब हम लोग हैंडल पकड़ते हैं और पैडल मारना शुरू करते हैं तो क्या होता है बेटा? हमारी नजर नीचे चली जाती है ऐसे, जब नीचे जाती है तो हम ठुक जाते हैं, गिर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम हुई कि हमारी आंखों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था पैरों के साथ में, और सामने देखना था। माइंड को भी कोऑर्डिनेट करना था आंखों के साथ और सामने देखना चाहिए था, और थॉट प्रोसेस वैसे ही रखनी चाहिए थी। बट होता क्या है? हम हैंडल ऐसे पकड़ते हैं और हम लोग नीचे देख के साइकिल चलाने लगते हैं। अब दूसरी बात क्या है? जब साइकिल चलाना हम लोगों ने सामने सीख लिया, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि हम लोग सही समय पे ब्रेक नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो हैं वो माइंड के कोऑर्डिनेशन में नहीं है, और जो माइंड है वो इस अभी स्थिति में नहीं है कि वो सिग्नल दे पाए हाथ को सही समय पे कि भाई आप अब प्रेस कर दो और रोक दो। पैर भी उस कोऑर्डिनेशन में नहीं है कि पैर आगे अपने आप आ जाए और साइकिल ऐसे करके रुक जाए, इसी वजह से हम गिर जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में जब इतना जरूरी है, तो मैनेजमेंट के भी तो बहुत सारे अपने तरीके से, मान लो हाथ हैं तो हाथ कितने सारे हैं कोऑर्डिनेशन में? कोऑर्डिनेशन बोलूँ, मैनेजमेंट में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, पार्ट है ना। एक तो प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है हमारे पास, डायरेक्टिंग भी और कंट्रोलिंग भी। अभी 4 ही मान लो, तो ये 4 अलग अलग यूनिट है ना। अब इनको एक साथ चले ही जाएंगे, जब ये एक साथ कोऑर्डिनेशन में चलेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ में नहीं चलेंगे तो कोई भी चीज नहीं होगी। एक दूसरे के साथ चलेंगे जब भी कोई चीज हमारी फुलफिल हो सकती है। तो इन सबको एक साथ चलना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बेटा। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस या सिंक जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, सेम लेवल पे लेके आना। सिंक करना मतलब अलाइन करना,
एंड अलाइंस द एक्टिविटीज ऑफ दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेपरेट टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है बेटा, छोड़ना नहीं है। इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये है कि ऐसी फोर्स है जो इन सब को एक साथ बांधती है। तो बांधी हुई कहते हैं ये सारी चीजें, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स through various activities such as purchase, production, sale, finance to ensure the smooth and efficient operation of the organization। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह होना चाहिए, हर लेवल पे होता है, प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी, कंट्रोलिंग में भी। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये सबको जोड़ के रखता है एक साथ, ठीक है जी। इसके बाद डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले EFL ब्रेच। कोऑर्डिनेशन इज द बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम टुगेदर by ensuring the suitable allocation of the task to various members and ensuring harmony, मतलब आपकी शांति इन द परफॉर्मेंस। और इसके बाद फारलैंड ने क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग काम जो है वो एक साथ करते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सबका जो एक्शन लेने का तरीका है उसमें सबकी सहमति है ना, सबको एक्शन के बारे में पता है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ एक्शन। चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। इन द परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, ठीक है, सबका एक ही पर्पस है ना बेटा, गोल तो सबका एक ही है, सब काम तो एक ही करना चाहते हैं, तो वो जब उसके लिए एक्शन एक साथ लेने लगेंगे जब भी वो काम होता है। थियो हेमन ने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड द राइट अमाउंट, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन एंश्योरिंग दैट ऑल द एक्शन लीड टू द अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब सारे के सारे एक्शन इस तरह होने चाहिए कोऑर्डिनेशन में कि हम लोग अपना काम कर पाए। अब देखो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ जहाँ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जैसे जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के लिए देखो कितना कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप सोचिए यार खाना खाने के लिए क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखो आपके पास खाना खाने के लिए कितने सारे टूल उपलब्ध हैं, मतलब एक आपका मुंह, एक आपका हाथ, ठीक है, एक आपकी आंखें, ठीक है, और एक आपकी जीभ, और एक आपके दांत, और एक आपका ये थ्रोट जो उस चीज को सॉल्व करेगा, अंदर निकलेगा। जब आपने निवाला तोड़ा, उसको जो भी किया वहां पे प्रोसेस, खाना वाना कैसे भी किया, फिर उसको उठाया, फिर उसको मुंह में डाला। जब मुंह में डाला आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम आ गया। जब हाथ और मुंह कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने यहाँ डाला, आपने दबा दिया मुंह, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके हाथ में लग जाएगी चोट। ऐसा होता भी होगा आपके साथ कभी कभार। और जीभ को भी उसी कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ेगा। जैसे मैं खाना अंदर डाल रहा हूँ तो मेरी जीभ पीछे होनी चाहिए, अगर आगे होगी तो दब जाएगी और कट जाएगी। बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम बोलते हैं कोई हमारी बुराई कर रहा है। उसके साथ साथ जब मैंने निवाला खाया, दांतों ने उसको काटा, तो फिर निकलने वाली प्रोसेस अपने आप कोऑर्डिनेशन में स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वो निकलने वाली प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही है, इट मींस मैं दोबारा खाऊंगा तो मेरे मुंह में जगह नहीं होगी। तो देखो कितना कॉम्प्लेक्स नेचर हमारे अंदर ही है, लेकिन हम लोगों को वो क्यों इतना ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने हमें इस तरह बनाया है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में है। आपको सोचो जब आप खाना खाते हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले आपका पेट एसिड रिलीज करता है, वो खाना टूटता है, फिर उसके बाद उस खाने को पचाया जाता है, पूरा वो पाइप में घूमता है, उससे न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, फिर उसके बाद आप अगले सुबह जाके हल्के होते हैं। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में तो हो रही है। अब जब बीमार पड़ते हैं तो इनमें से एक चीज गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया तो पचना ही बंद हो गया, और जब कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जब वो पचना बंद हो गया तो वो आगे पाइप में गया, फंस गया, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया, आपके लीवर में कोई दिक्कत आ गई। तो जब भी एक भी गड़बड़ करेगा तो कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन खत्म होते ही जो हमारा मेन गोल है उसको अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन के क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, मतलब सबको एक साथ लेके आता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब द अल्टीमेट गोल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू क्रिएट यूनिटी ऑफ एक्शन वेयर ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। सबका एक पर्पस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इस चीज को एंश्योर करता है। इसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस होती है बेटा, एक बार में तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि सर मैनेजमेंट जो कंटिन्यूस है तो उसको एक साथ लाने वाली प्रोसेस कोऑर्डिनेशन भी तो कंटिन्यूस ही होगी। हाँ सर, कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव देखो मैनेजमेंट में भी था तो कोऑर्डिनेशन में भी है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं एक ही साथ चल रहे हैं। हाँ सर, पर परवेसिव का मतलब यही है कि कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए। क्या सर, मैंने आपको जो ऊपर बताया ये वाली हायरार्की में, क्या खाली सीनियर के पास ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, या खाली मिडिल में होना चाहिए, या खाली लोअर में ही होना चाहिए, या खाली वर्कर में ही होना चाहिए? सर सब में होना चाहिए। अगर वर्कर एक साथ काम अच्छे से नहीं करते तो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बेकार है। अगर कोऑर्डिनेशन मिडिल में नहीं है, सीनियर में नहीं है, लोअर में नहीं है तो भी बेकार बात है। तो अगर कोऑर्डिनेशन कहीं पे भी होगा, एक जगह भी नहीं होगा, मतलब तो हमारा कॉमन गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा बेटा। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, यही बात मैंने आपको बताई कि सब जगह ये होना चाहिए। लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब व्हाइल
कोऑपरेशन में अकर नेचुरली। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर टू डिफरेंट थिंग। कोऑपरेशन मींस जब आप साथ में काम करते हो अपनी स्वेच्छा से, नॉट फॉर अ कॉमन पर्पस, बट आप साथ काम करने लगे। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आपने 2 रिक्शा करे ऑर्डर, ऑर्डर मतलब बुक करे, है ना। तो 2 मान लो ऑटो आपने बुक कर लिए। आप एक फैमिली हो जिसमें मान लो फैमिली हो जिसमें 8 पीपल कहीं पर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आपने 2 ऑटो करे, ऑटो 1 ऑटो 2। तो ऑटो 1 और ऑटो 2 क्या करते हैं, जब भी आप जा रहे हो एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हो ना। अब ऑटो 1 और ऑटो 2 दोनों अलग अलग है, लेकिन क्योंकि आपने दोनों को एक ही पर्पस के लिए हायर किया है, तो दे स्टार्ट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मींस जब पहले वाला सवारी भरता है तो दूसरे वाला खड़ा रहता है, जब दूसरे वाला सवारी भरता है तो पहले वाला खड़ा रहता है, इस तरीके से। और जब वो रोड पे भी चलते हैं तो एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं, सो डेट आप देखते रहें कि आपके रिश्तेदार कहाँ हैं। तो दिस इज कोऑपरेशन, काम कर रहे हैं साथ में। दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, कोऑपरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। कोऑपरेशन अराइजेस नेचुरली व्हाइल कोऑर्डिनेशन हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन मस्ट बी ए कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस। विदाउट कोऑर्डिनेशन इवन विलिंग कोऑपरेशन कैन लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स। अब मान लो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, खाली कोऑपरेशन है, तो भाई यहाँ पे जो चीज है वो गड़बड़ होंगी ही होंगी। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ही यही है कि कोऑपरेशन होने के बावजूद भी कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। वाइल कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे कॉज एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। मतलब भाई अगर कोऑपरेशन है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन नहीं है तो भी गलत है, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। ये बात मैंने आपके यहाँ पे बताई है। भाई कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन मे कॉज एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय को हो सकता है प्रेशर फील होने लगे, एम्प्लॉय हो सकता है ऐसा सोचने लगे कि भैया यहाँ तो बहुत ज्यादा काम कराते हैं और मेरा कोई भी रिकॉग्निशन नहीं है। तो उस केस में डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है। वो डिससैटिस्फाई मतलब उसको काम करना वहां पे पसंद नहीं आएगा, फिर वो आपकी जॉब भी छोड़ सकता है। तो सर यहाँ पे टोटल मिला के जो बात है वो ये बात है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डेलिब्रेट का मतलब क्या है। सर मैं आपको डेलिब्रेट का मतलब भी समझा देता हूँ, ऐसा मीनिंग ऑफ द वर्ड क्या है इसका, ताकि आपको ये बात याद रहे, ठीक है। वैसे बेटा इसके ना बहुत सारे मतलब है, लेकिन इसका एक मतलब मेनली जो यहाँ पे फिट होता है वो है टू थिंक स्लोली एंड सीरियसली अबाउट समथिंग। तो डेलिब्रेट का मतलब बेसिकली यहाँ पे यही है हमारे लिए कि कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन है। टोटल मिला के बात यही है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता बेटा। कोऑर्डिनेशन को अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और कोऑर्डिनेशन साथ में किसको होना चाहिए, कोऑपरेशन के होना चाहिए, वरना एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन होगी। काम तो हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन से काम तो हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय डिससैटिस्फैक्शन होगी, ठीक है जी। अब इम्पैक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे है और हमारे पास इसका एक याद करने का तरीका भी है। ग्रुप यूनिटी क्रिएट्स प्रोग्रेस डिलीवर्स रिजल्ट। तो आप ऐसा भी इस सेंटेंस को याद रख सकते हो। इसकी फुल फॉर्म क्या है, GUCPRD, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो। इसको मैं एक और बना देता हूं, गुड GUCD, गुड CPR, गुड CPR, है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, गुड CPR। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, जो मैं अभी बना रहा हूँ ये तो ज्यादा बेटर है इससे जो मैंने यहाँ लिखा। तो गुड CPR आप याद रख सकते हैं, गुड CPR। G फॉर ग्रुप एफर्ट, U फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन, C अपना फिर इसके बाद D आएगा, सॉरी यहाँ पे D इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, C बोले तो यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस, P बोले तो यहाँ पे आ जाएगा परवेसिव, R बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लेकिन दोबारा भी देख लेते हैं। अगर हमें लिखने के लिए आ जाए तो क्या होगा, ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ आएगी इससे, फंक्शनल डिफरेंस आएंगे। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेरियस फंक्शंस सच एज फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेट विद इन different objective and policies. For example, marketing department might push for sales discount to increase the customer purchase, while the finance department may not approve of discount due to the potential revenue loss. Coordination bridges these differences and ensures that all the department are working towards the same objective. बेटा मतलब क्या, देखो एक कंपनी में मान लो अगर आप हो सेल्स बॉय हो, सेल्स बॉय का मतलब हमारा काम है भैया माल को बेचना, बेचना काम है ना। अब दूसरा बंदा अकाउंटेंट है, ठीक है, या मान लो अकाउंटेंट भी नहीं हो, फाइनेंस वाला बंदा है, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है वो मान लो। तो आपका क्या काम है भैया, माल को बेचना। आप गए एक दिन 100 यूनिट बेचिए सारी की सारी उधार पे। अब फाइनेंस वाला बंदा तो ये चाहेगा ना कि मुझे इस साल प्रॉफिट हो, लेकिन आपको प्रॉफिट क्या तेल लेने, आपको सेल से मतलब। तो आपका ऑब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव हो गया अलग अलग। कोऑर्डिनेशन हमें ये सिखाता है कि भैया ऑब्जेक्टिव अलग होने के बाद भी आप बातचीत करो कि हम लोग बेर मिनिमम कितनी सेल क्रेडिट पे कर सकते हैं, उतनी करके आओ। फाइनेंस वाले के साथ चलो, ऐसा मत करो कि आप अपना टारगेट पूरा करो, भैया मुझे सेल करनी थी मान लो 1000 यूनिट, मैंने एक ही दिन में 1000 यूनिट बेच दी उधार पे, बात खत्म। फाइनेंस वाला गया तेल लेने, नहीं, फाइनेंस वाले का अपना टारगेट है
कि मुझे इस बार इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप अलग काम करने चले जा रहे हो, वो अलग काम कर रहा है, फिर कंपनी का हो रहा है ऐसी तैसी। तो वो चीज हमें यहीं पर नहीं कर रही है। फाइनेंस वाले बंदे की बात सुनो, वो बताएगा कितनी मिनिमम सेल आप कर सकते हो ऑन क्रेडिट, उतनी ही करो, उससे ज्यादा क्रेडिट सेल जाए तो कस्टमर को कर दो मना, डिस्काउंट इतना ज्यादा मत दो जिससे लॉस हो जाए। इसका मतलब है फंक्शनल डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि फंक्शनल डिफरेंस खत्म करता है। और ग्रोथ तो बताने की जरूरत नहीं कि कोऑर्डिनेशन से ग्रोथ होती है। स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफर एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट who have deep knowledge in particular area. However, these specialists may prioritize their professional opinions over collaboration, leading to conflicts with the other department. For example, production specialists may not value marketing input when it comes to product design. In such case, coordination is essential. जैसे मान लो अब मैंने एक बंदा हायर किया जो बहुत बढ़िया है सेल्स में, ठीक है, और मेरी कंपनी में एक और बंदा है जो ऑलरेडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, जो माल बनाता है ना, माल बनाता है। जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन जो है जब डिजाइन हुआ तो मैं आपको ना यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा कैसा है पेन। ये ना पेन इस तरह से है, नीचे से थोड़ा सा ऐसा है, हाँ ऐसी शेप है इसकी, इस तरह की शेप, और यहाँ पे इसकी टिप है, और यहाँ पे 2 लाइनें सिल्वर। अब देखो मार्केटिंग वाला बंदा बोलेगा कि भाई इसमें जो सिल्वर लाइन है वो और डालो, सो डैट ये अट्रैक्टिव बने ना थोड़ा सा। और ये क्या शेप बनाई है, प्रोडक्शन वाले से बोलेगा क्या शेप है बद्दी सी, इसे तो कोई पसंद नहीं करेगा। भाई जैसे पेन होते हैं एकदम स्लीक से बनाओ, ऐसा पेन बनाओ एकदम स्लीक, उसकी निब यहाँ पे आए, ऐसा बढ़िया लगे देखने में, तो हम उसको मार्केट कर पाए। तो मार्केटिंग वाले को चाहिए ये पेन, मार्केटिंग वाले बंदे को तो यही चाहिए होगा ना, जब तो वो बेच पाएगा, वो अपने हिसाब से सोच रहा है। प्रोडक्शन वाले बंदे ने ये बनाया है क्योंकि प्रोडक्शन वाले बंदे को लगता है कि भैया ये आसानी से बन जाएगा, ये जल्दी बन जाएगा, इस शेप को बनाना ज्यादा कठिन नहीं है, ये स्लीक होगा ज्यादा तो इसकी घिसाई ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मोटा भी है कहीं कहीं से तो इसमें ज्यादा घिसाई करनी नहीं पड़ेगी और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी हमें एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बोलता है भैया लड़ाई झगड़ा खत्म करो, ठीक है, लड़ाई माफ करो, और ठीक है, लड़ाई माफ करो और ये गंदगी साफ करो, ये बोलता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है भाई, कोऑर्डिनेशन बोलेगा प्रोडक्शन वाले से कि भाई पेन ऐसा बनाओ जो मार्केटिंग वाला बोल रहा है, कुछ तो बात मानो उसकी कि थोड़ा देखने में तो अच्छा लगे। तो इसलिए देखो आप पेन को ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा तो अच्छा लग रहा है यार, ऐसी बात तो है नहीं, पेन ध्यान से देखो आप, थोड़ा तो उन्होंने अच्छा मिलके मतलब इसको बनाया है। अगर एकदम ही भद्दा बनाते तो कोई नहीं खरीदता और मार्केटिंग वाला भी नहीं बेच पाता। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइजेशन वाले बंदों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई स्पेशलाइज बंदा रखा है तो उसको दूसरों की बात भी सुननी पड़ेगी। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है, टुगेदर काम करना, एक दूसरे के काम को सराहना देना, मतलब तारीफ करना एक दूसरे के काम की और वैल्यू करना। अगर मैं मानू मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पेन बनाता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, और मैं बोलूँ यार मार्केटिंग वाले तो कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और फ्री का पैसा लेते हैं। मार्केटिंग वाले बोले अबे हम तो बेच रहे हैं, हम से तो कंपनी चल रही है, ये क्या बना के अपने घर ले जाएगा, इसका क्या करेगा। फाइनेंस वाला बंदा बोले अबे प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारी वजह से हो रहा है, ये दोनों बेच के क्या आ रहे हैं सामान को, वो क्या बना रहा भाई, ऐसे बैठे रहते हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि स्पेशलाइजेशन वाले बंदे सारे मिलके कोलैबोरेटिवली काम करें एक साथ, जब ही जाके कोई चीज हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ग्रोथ डिमांड स्पेशलाइज कोऑर्डिनेशन, बेटा ये से याद रखने का तरीका है। जहां पे भी ये पीला दिमाग, पीला बोल रहा हूँ, गुलाबी दिमाग आए, पिंक इज माई फेवरेट कलर क्योंकि, तो पिंक दिमाग जहां भी आए तो आपको पिंक दिमाग को देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पे हमें कुछ याद करने की ट्रिक बता रहे हैं सब, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जीडीएससी, जीडीएससी ग्रोथ, और यहाँ पे आ गया डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। सर सी का मतलब कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन आप हटा भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रख सकते हो जीडीएस, ये तो आसान है, या एसडीजी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जीडीएस बढ़िया है। ग्रोथ डिमांड स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइजेशन लिख लो यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ डिमांड स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और डिमांड्स भी हटा दो तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लो, तो पूरा का पूरा पॉइंट ही आपका याद हो जाएगा। देखो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन, बस खत्म हो गई बात भाई। इतना आसान तरीके से आप चीजों को याद करोगे। इसकी एक अलग से कॉपी बना लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप खाली ये गुलाबी वाली चीजें लिखोगे, खाली गुलाबी वाली चीजें लिखने के लिए अलग से जगह बनाओ। जैसे देखो आपने बनाया ना यहाँ पे गुड सीपीआर, और यहाँ पे आपने ऊपर भी एक जगह बनाया था, ये बनाया था, है ना बेटा। तो इसकी एक अलग से कॉपी बना लो, या अपनी कॉपी में एक जगह बना लो जहाँ पे आप सिर्फ ये लिखते हो। देखिए नोट्स बहुत बढ़िया हैं, इन नोट से जो बच्चा पढ़ेगा उसको कुछ भी और पढ़ने की रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना सपोर्टिंग मटेरियल, ना एनसीईआरटी, ना कुछ और नोट्स। ये नोट्स अप टू परफेक्ट है, एकदम नियर परफेक्ट है आपके लिए, इसमें कुछ भी एडिशन या डिलीशन नहीं करना, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी। अब मैंने आपके वन शॉट में ये चैप्टर खत्म करा दिया, हम लोग अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर वन शॉट में खत्म करेंगे। अब इस सेशन के खत्म होने पे
अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में चैनल शेयर कर देना जिनको ये मदद दे सकता है, क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए काफी ज्यादा काम की चीज है। ठीक है, केस स्टडी इन चैप्टर की, जहां तक केस स्टडी की बात है, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको कि 50% 12th क्लास में अभी केस स्टडी का पैटर्न चालू है, 50% डायरेक्ट आते हैं और इस डायरेक्ट के अंदर भी थोड़ी बहुत केस स्टडी होती है। ऐसा होता नहीं है कि केस स्टडी बिल्कुल ही नहीं है, तो नियर बाय 70% जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट केस स्टडी का क्वेश्चन होता है। तो केस स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा, एक सेशन और रखूंगा केस स्टडी का, लेकिन उसके लिए मैं टारगेट रखूंगा कुछ। जब वो टारगेट मीट हो जाएगा इस वीडियो पे, जैसे मान लो मैं टारगेट रख लेता हूं, सबसे पहले तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आप कमेंट कर देना मेरे लिए केस स्टडी। जब आप CS कमेंट कर दोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे पता चलेगा कितने बच्चे उस चीज को डिमांड कर रहे हैं। और दूसरा, मैं अभी लाइक का कोई टारगेट नहीं रख रहा हूँ इसमें, मैं खाली केस स्टडी का टारगेट रखता हूँ। अगर मेरे पास 25 कमेंट भी आ जाते हैं, 25 कमेंट इज नॉट अ बिग नंबर, तो 25 कमेंट अगर मेरे पास आ जाते हैं केस स्टडी या CS, तो मैं जरूर उसके लिए केस स्टडी वीडियो हर एक चैप्टर के लिए लेके आऊंगा। अगर मैंने एक चैप्टर के लिए बनाऊंगा केस स्टडी वीडियो, तो मैं सभी के लिए बनाऊंगा। ऐसे ही हमारे पास केस स्टडी का भी मटेरियल है। मैं आपको बता दूं, मैं बच्चों को जिनको फुल क्लास में पढ़ाता हूँ अपनी रेगुलर क्लास में, उनके पास ये नोट्स भी होते हैं और एक केस स्टडी मटेरियल अलग से होता है जिसमें बहुत सारी केस स्टडी होती है और MCQ का भी मटेरियल भी है। अभी पीछे एक न्यूज आई थी कि MCQ आने वाले हैं एग्जाम में, तो मैंने MCQ का भी मटेरियल बनाया था। हालांकि वो चीज पेपर में नहीं आएगी अब, क्योंकि अभी CBSE का उसका कुछ भी नहीं है। बीच में नोटिफिकेशन जरूर आई थी कि अभी MCQ आएंगे 70% और 30% सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन अभी CBSE ने उसको शायद अगले टर्म में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए हमारे पास केस स्टडी की भी बुक है दूसरी। इसके अलावा ये तो कॉन्सेप्चुअल बुक है, तो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको मैं अभी के लिए 2 बुकें देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बुक और एक केस स्टडी बुक। और एक तीसरी बुक भी दे रहा था अभी बीच में MCQ वाली, लेकिन अभी वो मैं अभी किसी बच्चों को नहीं दूंगा अभी, क्योंकि वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। जब आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी आपके लिए 25 कमेंट वाला टारगेट मैंने पुट ऑन किया है। इसको अगर आप कंप्लीट करा देंगे तो मैं जरूर 100% श्योर केस स्टडी वाली वीडियो बनाऊंगा। बट सारी पहले मैं वन शॉट बना दूंगा आपके लिए, अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर शिफ्ट करूंगा। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। बाय बाय। अगली क्लास में आप प्लीज इस चैप्टर की रिवीजन करके आना। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज नीचे पुट ऑन कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, सायोनारा।